जी अस्सलाम वालेकुम। जोश ठंडा तो नहीं हुआ? ठीक है, क्योंकि सीलो में तो हमें इतना ही मिलना है, ये मुझे समझ आ गया। अभी बीलो में भी भरा हुआ था, ऑडिट में भी कल भी भरा हुआ था। सीलो के अंदर जो है ना थोड़ी सी गुर्बत गुर्बत सी है, क्योंकि बड़े कम लोग हैं जो इस वक्त सीलो वाले हैं। जो जो नए बच्चे आ रहे हैं वो या बीलो दे रहे हैं या सिरे से कुछ नहीं दे रहे, और जो पीछे कभी बीलो पढ़ चुके थे उन्होंने उससे इससे पिछले सेशन में सीलो दे दिया था। तो अभी इस दफा सीलो में बड़े थोड़े से लोग हैं, तो इसका मतलब है कि थोड़े से लोगों में रिजल्ट तो अच्छा आ जाएगा। आई के ये तो नहीं चाहेगा कि रिजल्ट पे लिखा हुआ 200 बच्चे पास, तो नंबर गेम तो बेहतर करनी होगी। तो इसका मतलब है कि पास होने के चांस बढ़ जाएंगे, प्रोवाइडेड के पढ़ के पेपर दे दिए। तो तैयार हैं? सबसे मुश्किल टारगेट असल में आज का ही है, क्योंकि पहला चैप्टर है जिसमें गैर जरूरी बहुत सारी लंबी चौड़ी डिटेल्स भी हैं और बेस होती है, और उस वक्त समझना भी बड़ा जरूरी होता है। मेरी भी कोशिश ये होगी कि हम ये अजम्पशन लें कि आप लोगों को कुछ नहीं आता, क्योंकि अगर मैं ये अजम्पशन ले लूं कि आपको आता है तो कुछ को कम आता है, कुछ को ज्यादा आता है, कुछ 60% ओके होगा, कुछ 70% ओके होगा, कोई 5% पे बैठा हुआ होगा। तो मैं अजम्पशन लूंगा कि किसी को कुछ नहीं आता, मैं अपने तौर पे बेस लेवल पे बात कर रहूंगा, और बीच बीच में कुछ अच्छे अच्छे मजे मजे के जुमले दे रहूंगा जो कि एडवांस यूजर्स के लिए होंगे। जो पढ़ के बैठा हुआ होगा वो उस हिसाब से समझ लेगा, और जो नहीं पढ़ के बैठा होगा वो उस हिसाब से। असल में टीचर और स्टूडेंट्स की जो मिसाल है ना, वो बारिश और मुख्तलिफ पौधों की तरह से होती है। टीचर सबके ऊपर बारिश कर रहा है, उसी क्लास में कोई पास भी हो रहा है, कोई फेल भी हो रहा है, कोई मेरिट सर्टिफिकेट भी ले रहा है, कोई बुरी तरह से भी फेल हो रहा है। क्यों? बारिश सबके लिए कॉमन है, लेकिन जो फूल है वो और खिल जाता है, और जो कांटा है वो और नोकीला हो जाता है। तो अलग अलग फूल, अलग अलग फल अलग तरीके से रिएक्ट करते हैं। तो क्लास में टीचर्स कोशिश कर रहे होते हैं कि आपको एक सिस्टमैटिक तरीके से, अच्छे तरीके से गाइड किया जाए। अब टीचर का रोल सबसे पहले है, लेकिन उसके बाद बहुत बड़ा रोल आपका है। टीचर तो सबको पढ़ा रहा है। अब अगर आपने अपने हिस्से की एक्सेप्टेंस ना दी, अगर अपने हिस्से की चीजें पिक नहीं की, तो फिर आपने अपने आप को नुकसान में डाल दिया। तो मेरी कोशिश ये होगी कि मैं सबके लिए जो है वो अच्छे तरीके से, यकसा तरीके से बात करूं, और कुछ बातें बेसिक लेवल की हो, कुछ एडवांस लेवल की बातें हो, लेकिन आप लोगों ने अपनी अपनी बिसात कैपेसिटी के मुताबिक उसमें से चीजें पिक करनी है। तो क्या आप तैयार हैं? आप तैयार हैं? कंपनी और कंपनी लॉ का इंट्रोडक्शन जब हम करते हैं, तो इसमें एक जनरल सा अगर कॉन्सेप्ट आपको देना हो, तो उसमें हम एक डायग्राम को यूज करते हैं, जैसे थोड़ी सी जिंदगी आसान हो जाती है। आप कहेंगे इतनी गंदी राइटिंग से अगर जिंदगी आसान होनी है तो रहने देते हैं। कुछ लोग ए, बी, सी, डी और ई, इनके पास कुछ रुपए पड़े हुए थे। इन्होंने मिलकर सोचा कि हम बनाते हैं एक कंपनी। पीछे आवाज सही है? थोड़ा सा कम है। तो आप लोग इतने पीछे जो बैठे हैं, आगे बहुत सारी जगह खाली भी है। तो अभी जब आगे जगह भर जाए तो फिर तो पीछे की, या वो बैक बेंचर वाला जो कॉन्सेप्ट है, क्योंकि वो बेंच रखे हुए हैं पीछे, तो वो जो उस पर बैठेगा वो कहलाएगा बैक बेंचर। ठीक है, चले मैं माइक यूज कर लेता हूं, लेकिन मेरे ख्याल में इस क्लास में इतना रश नहीं है कि हमें माइक यूज करना पड़े। माइक यूज कर लेते हैं, वो जो जोश है उसको थोड़ा सा ठंडा कर देते हैं। हाँ जी, आवाज क्लियर है? तो बहुत ज्यादा क्लियर है। ठीक है, ठीक। अब मुझे धीमा बोलना पड़ेगा ताकि आप लोगों को आवाज सही आ सके। पांच लोगों ने पैसे जोड़ के सोचा कि हम एक बिजनेस शुरू करते हैं। तो उन 5 लोगों ने पैसे जोड़ के ये सोचा कि हम एक कंपनी बनाते हैं, एक कंपनी बनाएंगे, कंपनी आगे चलेगी बड़े अच्छे तरीके से। उन्होंने जनाब इकट्ठे हुए, ये 5 लाख लेके आया, 3 लाख लेके आया, 10 लाख लेके आया, 80,000 लेके आया, 1,20,000 लेके आया, 20 लाख इकट्ठे हो गए, और एक कमरे में इकट्ठे होके सामने सारे पैसे रख दिए, लेकिन कंपनी शुरू ही नहीं हुई। तो सोचा कंपनी कैसे शुरू होती है? पार्टनरशिप तो ऐसे शुरू हो जाती थी, 3-4 लोग इकट्ठे होते थे, कागज पे लिखते थे, शुरू हो जाती थी कंपनी। तो पर किसी ने बताया कि नहीं भाई, इस कंपनी को, ये जो आपने चीज बनाई है, इसको रजिस्टर कराना पड़ेगा कहीं। कुछ अथॉरिटीज होंगी उनके पास, आप रजिस्टर कराएंगे तो फिर आपको एक कंपनी की अलग शनाख्त मिलेगी, एक अलग पर्सनैलिटी मिलेगी। फर्ज करें उन्होंने वो सारा प्रोसेस समझ लिया और एक कंपनी की शनाख्त अलग से रजिस्टर करा दी। अब सवाल ये कि कंपनी कैसे चलेगी? तो पता ही लगा कि भाई ये जो आपके पास अलग अलग पैसे हैं ना, इन सारे पैसे को इकट्ठे एक जगह पे डाल दो।
उन्होंने एक बॉक्स पकड़ा और कहा इस बॉक्स का नाम है कंपनी, और उसमें 20 लाख रुपए डाल दिए। फिर बॉक्स को देखें, बॉक्स चल ही नहीं रहा, कुछ भी नहीं कर रहा, क्योंकि किसी ने बताया था कि पार्टनरशिप तो जो पार्टनर्स होते हैं वही पार्टनरशिप फर्म होती है, कुछ नया नहीं है, लेकिन कंपनी एक अलग लीगल एंटिटी होती है। तो उन्होंने एक डब्बे के अंदर पैसे डाल के, और डब्बे को देख रहे हैं, डब्बा हिल ही नहीं रहा, डब्बा कुछ भी नहीं कर रहा, और वो कह रहे हैं कि भाई तुम तो एक सेपरेट लीगल पर्सन हो, जाओ बिजनेस करो। किसी ने समझाया कि ऐसा नहीं होगा, ये डब्बा काम करने के लिए भी इसको इंसानों की जरूरत है, कुछ इंतजामिया भी होनी चाहिए इसमें। ए ने बी ने कहा भाई मैं तो, ए ने सी ने कहा मैं तो बहुत मसरूफ हूं अपनी जिंदगी में, मैं तो नहीं काम कर सकता। बी और डी ने कहा हाँ हमारे पास मार्जिन है, हम काम कर सकते हैं, लेकिन हम जो काम करेंगे उसके पैसे लेंगे। तो उन्होंने कहा भाई वो तो तुम प्रॉफिट लोगे ही, जितने तुमने पैसे डाले हैं। तो उन्होंने कहा प्रॉफिट तो सब ले रहे हैं, जो जितने पैसे डालेगा उतने प्रॉफिट तो लेगा, लेकिन अगर इजाफी तौर पे बी और डी काम भी करेंगे तो उसके भी पैसे लेंगे। तो पार्टनरशिप और कंपनी में एक बहुत बड़ा फर्क आ गया। पार्टनरशिप में कुछ स्किल्स वाले लोग होते थे, कुछ पैसे वाले लोग होते थे, मिलके काम करते थे, कुछ सर्विसेज देते थे, कुछ पैसे देते थे। पैसे वाले उसके ऊपर इंटरेस्ट नहीं लेते थे, सर्विसेज वाले अपनी सैलरी नहीं लेते थे, और प्रॉफिट को डिवाइड कर लेते थे, तय कर लेते थे, तो कुछ भी किया जा सकता है। तो कंपनी में मेंबर बनने के लिए क्या चाहिए? सिर्फ पैसे। कंपनी बड़ी खुदगर्ज किस्म की चीज है, इसमें स्किल्स वाले बंदे का कोई एहतराम नहीं है। जो पैसे देगा वही कंपनी का शेयर होल्डर बनेगा, कंपनी का हिस्सेदार बनेगा। तो लोगों ने पैसे दिए और कंपनी के हिस्सेदार बन गए। अब जो स्किल वाला है उसके साथ क्या करें? जो स्किल वाला है उसको अलग से तनख्वाह देते हैं। बी और डी काम कर रहे हैं, बी को 20,000 पर मंथ दे दिया, डी थोड़ा कम काम कर रहा था उसको 15,000 पर मंथ दे दिया। तो दिस कैन हैपन कि अगर ओनर्स में से कोई काम करना चाहे तो वो आके काम कर सकते हैं, और वो काम करने का एक्स्ट्रा पैसा लेंगे, और पहले कंपनी के प्रॉफिट्स में से वो पैसा माइनस होगा, फिर जो प्रॉफिट बचेगा वो डिवाइड होगा इनमें। फिर बैठ के सोचा कि डिवाइड किस तरह से करें प्रॉफिट, कैसे माने कि ये कंपनी कितनी किसकी है कितनी किसकी। तो एक भाई ने कहा कि मैंने सुना है कि कंपनियों में शेयर्स होते हैं, तो जो हमारा कैपिटल है ना 2 मिलियन का, इसको हम एक नया नाम दे देते हैं, ये है शेयर कैपिटल। और मान लो कि 10 रुपए का एक शेयर है, तो ये 2 मिलियन यानी कि 20 लाख शेयर कैपिटल है। ये 2 लाख शेयर्स हैं 10-10 रुपए के। फिर इसकी तरफ देखा, इसके पास इसने 5 लाख रुपए दिए थे, तो कहेंगे भाई मान लो कि तुमने 50,000 शेयर खरीदे हैं, तुमने 30,000 शेयर खरीदे हैं, तुमने 1 लाख शेयर खरीदे हैं, तुमने 8,000 शेयर खरीदे हैं, तुमने 12,000 शेयर खरीदे हैं, तो 2 लाख शेयर्स हैं जिनकी वैल्यू है 2 मिलियन, और हर बंदे ने अपने अपने बिसात के मुताबिक शेयर्स खरीदे हैं। तो ये 6% शेयर्स का मालिक है, ये 4% शेयर्स का मालिक है, ये 50%, ये 15%, ये 25%। कंपनी के हिस्से डिवाइड कर दिए। कंपनी ने काम करना शुरू किया। जब कंपनी ने काम करना शुरू किया, ये जो लोग इनमें से बड़े गए थे ये डायरेक्टर्स थे। ओनर्स में से कुछ लोग जो यहाँ आए कि हम कंपनी को चलाएंगे, वो डायरेक्टर्स थे। उन्होंने कुछ एम्प्लॉइज को हायर किया, एक निजाम बनाया, इस 20 लाख रुपए से बिजनेस शुरू किया। साल के एंड पे इस 20 लाख रुपए से जो प्रॉफिट आया हुआ था बाकी खर्चे निकाल के, वो था 7 लाख। इस 7 लाख में इन लोगों की सैलरियां शामिल नहीं थी। तो इस 7 लाख में से पहले इन लोगों की साल की सैलरियां माइनस की, 20,000, 15,000, 35 था, 12 से मल्टीप्लाई किया 4,20,000, ये माइनस कर दिया, और प्रॉफिट आ गया आपके पास। तो इंसाफ हो गया। पार्टनरशिप में क्या होता था, एक स्किल प्रोवाइड करता था, एक पैसे, तो स्किल वाला पैसे वाले के बराबर इस तरह से हो जाता था कि वो मेहनत कर रहा होता था, वो मेहनत नहीं कर रहा होता था। और पैसे वाले ने पैसे दिए हैं तो स्किल वाले ने स्किल दी है, तो हिसाब बेहतर हो जाता था। यहां तो पार्टनर बनने का एक ही तरीका है, पैसे देंगे, शेयर्स खरीदेंगे। तो यहां जो एक्स्ट्रा मेहनत कर रहा है उसको एक्स्ट्रा से मुआवजा देंगे। तो इसका मतलब है बी और डी को अपने प्रॉफिट शेयर के साथ साथ वो सैलरियां भी मिलेंगी। तो वो लोग जो कंपनी को चला रहे हैं वो कहलाएंगे डायरेक्टर्स, जो नॉर्मली ओनर्स में से होते हैं, लेकिन जरूरत पड़ने पे आप कुछ लोगों को एम्प्लॉय भी कर सकते हैं, कुछ लोग आपको कहीं और से भी आ सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। तो डायरेक्टर्स वो लोग हैं जो टॉप पे बैठ के कंपनी को चलाते हैं और कंपनी के फैसले लेते हैं। कंपनी तो एक डब्बा है, डब्बे के अंदर पैसे पड़े हुए हैं, कंपनी फैसले नहीं कर सकती, कंपनी के फैसले इंतजामिया नहीं करने हैं। कुछ बड़े इश्यूज में उन सबकी मीटिंग बुलाएंगे, उनसे कहेंगे आओ मिलकर फैसला कर लो। और जो डे टू डे छोटे मोटे इश्यूज हैं वो यही करते रहेंगे अपने एम्प्लॉइज के साथ मिलजुल के। अच्छा जी, अब एंड पे आ गया 2,80,000 प्रॉफिट। ये वो प्रॉफिट है जिस पे हक है उन 5 बंदों का। इन्होंने बैठ के सोचा कि भाई इसका क्या किया जाए। एक ऑप्शन ये है कि 2,80,000 इस डब्बे में डाल दिया जाए ताकि डब्बे में मौजूद पैसे हो जाएं 22,80,000।
ताकि अगली दफा जब बिजनेस हो तो प्रॉफिट 7 लाख ना हो, 9-10 लाख हो। लेकिन इनमें से कुछ लोगों ने कहा भाई कंपनी में आने का मतलब ही ये था कि हमें सालाना प्रॉफिट मिले, तो ये 2,80,000 आपस में बांट लेते हैं। अब ये भी चाहते हैं कि कंपनी में भी पैसा लगाएं और ये भी चाहते हैं कि हम पैसे बाहर भी निकाल लें। तो आपस में इन बड़ों ने मीटिंग की और बैठ के डिसाइड ये किया कि काम करते हैं, इस 2,80,000 को 2 हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं। 2 लाख आपस में बांट लेते हैं और 80,000 को दोबारा से डब्बे में डाल देते हैं। जो 80,000 प्रॉफिट्स का पोर्शन उन्होंने इस डब्बे में दोबारा डाला, उसको कह दिया ये हमारे रिजर्व्स हैं। हमारा कैपिटल है 2 मिलियन और हमारे रिजर्व्स हैं 80,000 के। तो अब हमारी कंपनी की टोटल वर्थ हो गई कैपिटल प्लस रिजर्व, यानी हमारी इक्विटी बन गई 20,80,000। ये कंपनी जब बंद होगी, जब डब्बे को खोलेंगे तो अंदर से 20,80,000 निकलेंगे। तो कंपनी की वर्थ बैठे बैठे बढ़ गई। और वो जिन्होंने इन्वेस्टमेंट की थी उनको क्या मिला? उनको प्रॉफिट का हिस्सा मिल गया। ये जो 2 लाख आपने सोचा था, प्रॉफिट का वो हिस्सा जो ओनर्स को बांटना है, उसको आप कहते हैं ये डिविडेंड है, कि हम डिविडेंड बांटेंगे अपने ओनर्स को। 2 लाख डिविडेंड बांटना है और कंपनी के शेयर्स कितने हैं? 2 लाख। तो फार्मूला इजी हो जाएगा, पर शेयर 1 रुपया डिविडेंड। तो जिसने 8,000 शेयर खरीदे हुए 8,000 रुपए, जिसके पास 50,000 शेयर है 50,000 रुपए। तो कंपनी में जितनी भी डिविजन होती हैं, जब भी कुछ होता है वो इस हिसाब से होता है। इवन जब ये लोग बैठेंगे, फैसले करेंगे और वोटिंग करेंगे, तो फिर जो जितना ज्यादा शेयर रखता होगा उसके पास उतने ज्यादा वोट होंगे। तो कंपनियों में माइट इज राइट, ये नहीं देखते कि स्किलफुल कौन है, ये देखते हैं पैसे वाला कौन है। क्योंकि कंपनी चलती ही पैसों से, और पैसा इस बॉक्स के अंदर पड़ा, उस बॉक्स से ही वो पैसा इस्तेमाल होके जगह जगह यूज में आ रहा है। क्या ये बात समझ आई? अब अगेन हमारा पूरा सिलेबस बेसिकली इस कहानी के गिर्द घूम रहा है। कुछ लोग इकट्ठे होंगे, एक कंपनी बनाएंगे, कंपनी के कुछ रूल सेट करेंगे, उसका कोई शेयर कैपिटल वगैरह सेट करेंगे और उसको आगे चलाएंगे, कारोबार करेंगे, उसमें नफा होगा, नुकसान होगा, उस पैसों को डिवाइड करेंगे, इस कारोबार के अकाउंट्स बनाएंगे, जरूरत पड़ने पे नहीं चल रहा होगा तो इसे बंद भी कर देंगे। अब ऐसे में अगर इनको मजीद पैसों की जरूरत हो, कंपनी ने एक प्रोजेक्ट देखा और उस प्रोजेक्ट में लगेंगे 40 लाख रुपए, अगर वो 40 लाख लगा दिए तो कंपनी का प्रॉफिट 4 गुना हो जाएगा। तो एक ऑप्शन ये है कि इन्हीं से पूछा जाए भाई तुम लोग दे सकते हो? अकाउंटिंग पढ़े हुए लोगों के लिए ये चीज बड़ी आसान है, राइट शेयर्स। एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को ऑफर दी जाती है कि कंपनी मजीद शेयर्स इशू करना चाह रही है, तो क्या तुम लोग मजीद पैसे दोगे? बेसिकली कंपनी शेयर इशू नहीं करना चाह रही होती, कंपनी को पैसे चाहिए होते हैं एक प्रोजेक्ट के लिए। अब वो पैसे बाहर वालों से मांगने के बजाय अपने बंदों से कहते हैं भाई तुम 3% के मालिक हो, जो हमने दोबारा शेयर इशू करने उसका 3% तुम अप्लाई कर सकते हो। तो पहले अपने बंदों से पूछ लिया जाए। दूसरा मशहूर जमाना तरीका ये है कि आप पब्लिक ऑफर कर देते हैं। आप अखबार में इश्तिहार देके अवामुन नास को कह देते हैं जी 40 लाख का हम शेयर बेच रहे हैं, आ जाओ, जिसने खरीदने अप्लाई कर लो। अब कंपनी आगे चल रही है। कंपनी मतलब ये डब्बा इज नॉट ABCDE। पार्टनरशिप में अगर 5 पार्टनर होते तो मैं कहता ये टोटल और 5 बराबर है, लेकिन कंपनी सेपरेट लीगल एंटिटी है, कंपनी अलग है और कंपनी के जो मालिक हैं वो अलग तरीके से चल रहे हैं। तो अब होगा ये कि ये 5 बंदे अपनी जिंदगी में अपने कारोबार कर रहे हैं और कंपनी अपना कारोबार कर रही है। कंपनी को ये चला रहे हैं और अपने पैसे ले रहे हैं, और जो बच रहा है चूंकि उन्होंने पैसे कंट्रीब्यूट किए थे उनको डिविडेंड भी मिल रहा है। कहानी चलती रही, 15-20 साल गुजर गए, डब्बे के अंदर 20 लाख बढ़ते बढ़ते 1 करोड़ तक पहुंच गया। कंपनी की इक्विटी 5 टाइम्स ग्रो कर गई है। इन्होंने जब शेयर खरीदा था तो शेयर कितने का था? 10 रुपए का। अब आज की डेट में टेक्निकली उस शेयर की जो वर्थ है वो 50 रुपए तो हो ही गई है ना। आज अगर कंपनी बंद हो जाए, 1 करोड़ रुपए कंपनी अगर बंद हो जाए, तो उस 1 करोड़ को 2 लाख हिस्सों में डिवाइड करेंगे और जिसके जितने जितने हिस्से हैं उसको उतना उतना हिस्सा मिल जाएगा। तो जब 20 लाख को 2 लाख शेयर्स में डिवाइड किया था तो एक शेयर की वैल्यू क्या बनी थी? 10। तो जब 1 करोड़ को डिवाइड करेंगे 2 लाख शेयर्स पे 50, तो अब जिसके पास 8,000 शेयर है उसका एक शेयर 50 रुपए का हो चुका है। तो उसने 10 रुपए की जो इन्वेस्टमेंट की थी उस पर हर साल डिविडेंड भी खाता रहा और अब कंपनी बंद होने पे इकट्ठा 50 रुपए भी आ गए। लेकिन अक्सर कंपनियां बंद नहीं होती, लेकिन कंपनी के इस डब्बे के अंदर रखे हुए पैसों से हमें लग रहा होता है कि इसकी क्या वर्थ हो गई है। इस बंदे को जिंदगी में कुछ पैसों की जरूरत थी। इसके पास शेयर्स कितने? 1 लाख।
मिस्टर एक्स ने आके कहा कि तुम मुझे अपने आधे शेयर बेच सकते हो, 50,000 शेयर्स। इसने कहा ठीक है मैं बेच देता हूं, पैसों की जरूरत थी इसे। बट ये कितने रुपए के बेचे? अब ये मार्केट वैल्यू कहां से आएगी? मार्केट वैल्यू वहां आएगी जब बहुत सारे लोग बेच रहे होंगे, बहुत सारे खरीद रहे होंगे, सेटल होगी। इस वक्त पहली दफा बेच रहा है, कम से कम इसकी बुक वैल्यू, अकाउंट्स में वैल्यू, नेट वर्थ के मुताबिक वैल्यू 50 रुपए तो है। ये आपने अल्फाज अक्सर देखे ना कि आप नेट एसेट्स को डिवाइड कर देते हैं, तो बेसिकली 50 रुपए तो शेयर की वैल्यू है ही है। ऊपर से एक ऐसी इन्वेस्टमेंट है जो हर साल 2 रुपए 3 रुपए डिविडेंड भी दे देती है। आप एक बंदे को ऐसा कागज बेच रहे हैं जिसके पीछे कम से कम 50 रुपए के एसेट्स पड़े हुए, और ये कागज हर साल 2-3 रुपए कमा के भी देता है। तो शायद ये कहेगा मैं तुम्हें 70 का कागज बेचूंगा, वो कहेगा नहीं 70 ज्यादा है, 60, डील हो जाएगी 65 पे, तो 65 का शेयर निकाल देगा। अब जिस प्राइस पे उसने शेयर बेचा है मार्केट में एक मौजूद बंदे को, मार्केट वैल्यू बन जाएगी। और जो शेयर के ऊपर लिखा हुआ था वो 10 रुपए था, वो उसकी पार वैल्यू, फेस वैल्यू, स्टेटेड वैल्यू बन जाएगी। इंटरेस्टिंगली मिस्टर सी ने कंपनी से पूछने की जहमत ही नहीं की है, अपने 50,000 शेयर उठाए और मिस्टर एक्स को बेच दिए। मिस्टर एक्स आगे मेंबर भी बन गया बगैर किसी से पूछे। तो मिस्टर सी का अपना एक जिंदगी में अपना कारोबार चल रहा है, प्लस उसके पास शेयर हैं, तो मिस्टर सी अपने शेयर बेच दें कंपनी में या जब मर्जी खरीद लें, किसी को फर्क नहीं पड़ता। कंपनी तो इस डब्बे में मौजूद है और कंपनी तो ये लोग चला रहे हैं। इनको फर्क ही नहीं पड़ता कि वहां 5 लोग हैं या 500 लोग हैं, कौन छोटा शेयर होल्डर है कौन बड़ा शेयर होल्डर है, वो क्या कर रहे हैं अपनी जिंदगी में। इसका मतलब है ये लोग अपने इंडिपेंडेंट हो गए और जो कंपनी है वो अलग इंडिपेंडेंट हो गई, और ये सब मिलजुल के चल रहे हैं। सी लॉ बी लॉ की निस्बत बहुत डिफरेंट है और काफी आसान है। बी लॉ में हम पेचीदा से रूल्स पढ़ रहे होते हैं, टेक्निकलिटी पढ़ रहे होते हैं, अल्फाज घूम के इस्तेमाल हो तो क्या होगा, ऐसे होगा वैसे होगा। सी लॉ में हम प्रोसीजर्स पढ़ रहे होते हैं डिफरेंट तरह के, और उसमें खासतौर पे जो पहला चैप्टर है वो बहुत सारी डेफिनेशन भरी हुई है क्योंकि वो इंट्रोडक्शन कर रहा है। तो सी लॉ में बेसिकली हम 15 स्टोरियां नहीं पढ़ रहे। आप लोगों ने बी लॉ पढ़ा, उसमें 10 कानून पढ़े आपने। यहां सिर्फ मेनली एक कानून है और एक आध सपोर्ट में कानून है प्रोस्पेक्टस से रिलेटेड, सिक्योरिटीज एक्ट। अदरवाइज यहाँ कंपनीज एक्ट 2017 है जिसको हम फॉलो कर रहे होंगे, और वो इस कंपनी की सारी कहानी बता रहा होगा। चैप्टर 1 बताएगा कंपनियां कितनी तरह की होती हैं और कंपनी क्या है, और जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं, और कंपनियों को चलाने वाली जो अथॉरिटीज हैं और जो नॉट फॉर प्रॉफिट इदारे हैं वो क्या होते हैं। चैप्टर 1। चैप्टर 2 बताएगा कि ये लोग जब कंपनी रजिस्टर करा रहे होंगे तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट कौन सी अथॉरिटी को कैसे जमा कराएंगे और उसमें क्या क्या चीजें डालनी होंगे। चैप्टर 3 ये डायरेक्टर्स कंपनी को कैसे चलाएंगे, इनकी क्या पावर्स है। चैप्टर 4 इन डायरेक्टर्स के साथ कुछ और ऑफिसर्स जो हैं उनकी क्या पावर्स है, वो क्या क्या करते हैं। चैप्टर 5 ये शेयर कैपिटल की क्या खिचड़ी है, इसको कैसे करना है, इसमें ऑथराइज पेड अप की क्या कहानी है और शेयर कैपिटल से रिलेटेड बातें चैप्टर 5 में। चैप्टर 6 बाहर के लोगों को कैसे बुलाएं कि हमारे शेयर खरीदो, प्रोस्पेक्टस। चैप्टर 7 ये कंपनी अगर लोन लेगी तो लोन के अगेंस्ट जो सिक्योरिटीज वगैरह देगी उसका क्या रूल होगा। चैप्टर 8 ये लोग जब आपस में मीटिंग्स करेंगे और इस कंपनी के बारे में अहम फैसले किया करेंगे तो वो किस तरह से हुआ करेगा। चैप्टर 9 ये डिविडेंड किस तरह से डिवाइड होगा और इस डिविडेंड की पेमेंट के क्या रूल्स होंगे। चैप्टर 10 ये वाली कंपनी ने अगर इस पैसे से कोई इन्वेस्टमेंट्स करनी होंगी तो उसके क्या रूल्स हैं। चैप्टर 11 ये लोग अपने अकाउंट्स किस तरह से बनाएंगे और कौन कौन सी अहम चीजें ये सालाना बेसिस पे अथॉरिटीज को भेजा करेंगे। एंड चैप्टर 12 इज अगर इसको खत्म करने लगे, बंद करने लगे तो उसके क्या रूल्स है। तो कंप्लीट सिलेबस रिवॉल्व्स अराउंड द कंपनी। कंपनी कैसे चलती है, कंपनी कैसे जीती है, कंपनी फैसले कैसे करती है, कंपनी मर कैसे जाती है। तो इधर हर चैप्टर की एक नई कहानी नहीं है, किरदार वही है, वही कंपनी है, वही लोग हैं, और अब हमने देखना है प्रोसीजर्स को कि ये किस तरह से चलते हैं और क्या होता है। अब चूंकि क्रैश कोर्स है तो थोड़ा सा शुरू में रफ्तार तेज रखने की कोशिश करते हैं, जहां बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, जहां डेफिनेशंस वगैरह हैं, लेकिन एक दफा किताब ना एक सफे के लिए ये सब बताना चाह रही है कि कंपनी के फीचर्स क्या होते हैं। कहते हैं जो सोल ट्रेडर है ना वो इंडिविजुअल होता है, वो अपना बिजनेस खुद चलाता है, कानून उसको सेपरेट पर्सन नहीं कहता। मिस्टर इश्तियाक और इश्तियाक किरियाना की दुकान ये दो अलग चीजें नहीं है, एक ही है। मिस्टर इश्तियाक जो कि किरियाना स्टोर चलाते हैं, तो मिस्टर इश्तियाक और उसका बिजनेस अलग अलग नहीं है। ये पर्सन पर्सनली लायबल है अपने बिजनेस के लिए। ये बिजनेस जिसका जितना नुकसान करेगा अनलिमिटेड लायबिलिटी होगी मिस्टर इश्तियाक की। पार्टनरशिप में क्या होता है, कुछ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल जो मिलजुल के काम कर रहे होते हैं।
ये पार्टनरशिप बिजनेस भी लॉ इसको पर्सन नहीं रिकॉग्नाइज करता, यानी कि पार्टनरशिप इज कलेक्टिवली ये सारे लोगों को मिला के। तो हम ये नहीं कहेंगे कि ये काम पार्टनरशिप ने किया, ये इन लोगों ने किया है, जो ये करते हैं वो ही पार्टनरशिप का काम है। पार्टनर्स पर्सनली लायबल हैं बाकी पार्टनर्स के साथ डेट्स ऑफ फर्म के लिए। फर्म ने 15 लाख का नुकसान कर दिया तो सारे पार्टनर लायबल होंगे वो नुकसान पूरा करने के लिए। लेकिन कंपनी में क्या होता है, कंपनी का कैपिटल रिप्रेजेंट होता है शेयर से, और जो ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स हैं, नॉर्मल शेयर होल्डर की भी एक आध किस्म है, वो हम चैप्टर 5 में देखेंगे, वो उसके ओनर्स होते हैं। और एक खास प्रोसेस जो कि कंपनीज एक्ट ने बताया जिसके तहत ये बनती है, और कंपनी एक लीगल पर्सन है सेपरेट फ्रॉम इट्स ओनर। कंपनी अपने ओनर से अलग है। कंपनी के ओनर्स कौन है, मेंबर्स। कंपनी अपना बिजनेस कर रही है, अपना काम धंधा कर रही है, कंपनी अपने एसेट्स खरीद रही है, कंपनी अपनी जमीन खरीद रही है, कंपनी अपना प्रॉफिट कमा रही है, अपना टैक्स दे रही है, अपने तरीके से चल रही है। और मिस्टर ABCD अपनी जिंदगी में अपने तरीके से चल रहे हैं। तो शायद मिस्टर ए के लिए कंपनी इज नथिंग, बस एक इन्वेस्टमेंट के मैंने इतने लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट की भी और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी इन्वेस्टमेंट बढ़ गई है और हर साल मुझे थोड़े बहुत पैसे भी आ जाते हैं। शायद उसको कंपनी से कोई लेना देना नहीं है। तो कंपनी लॉ ने इतना मजेदार सा निजाम बना दिया कि बहुत सारे लोग अपने कॉमन मफाद के लिए एक जगह इकट्ठे हों, पैसे जोड़ें। जो हर बंदे ने 10-10 हजार का बिजनेस करना था उसके बजाय हजारों लोग इकट्ठे हों और लाखों का बिजनेस करें ताकि सबको फायदा हो। तो एक सिस्टमैटिक तरीका है जिसमें कंपनी में आना जाना सिंपली, शेयर खरीदो कंपनी के मेंबर बन गए, शेयर बेचो कंपनी से बाहर निकल आए। बस कंपनी के पास इंदराज जरूर कराना है ताकि वो डिविडेंड के वक्त ये ना पूछे कि भाई हमने पैसे देने किसको है। तो कंपनी एक सेपरेट लीगल पर्सन है। कंपनी और कंपनी के ओनर्स अलग अलग हैं, यानी कि कंपनी का अलग कसूर और इंसानों का अलग कसूर। PTCL कंपनी अलग है और PTCL के एम्प्लॉइज अलग हैं, PTCL के डायरेक्टर्स अलग हैं और मेंबर्स अलग हैं। आप में से किसी के घर PTCL का नेट प्रॉब्लम कर रहा है तो आप PTCL के मेंबर्स को नहीं ढूंढेंगे, डायरेक्टर्स को नहीं ढूंढेंगे, आप मिस्टर PTCL को ढूंढेंगे। मिस्टर PTCL कौन है, कंपनी। तो कंपनी में जो एम्प्लॉइज होंगे वो आपको जवाब दे होंगे। अगर आपके बिल्कुल साथ वाले घर में एक बंदा रहता है जिसने PTCL के शेयर्स खरीदे तो आप उसके पास जाके नहीं कहेंगे मेरा नेट ठीक करा के दो, आप उसे कहेंगे मेरा नेट खराब हो गया तुम्हारा कसूर। कहेगा मेरा कसूर नहीं, कंपनी को पकड़ो। तो आप कहेंगे तुम ही तो कंपनी हो, कहेगा नहीं, कंपनी अलग चीज है, मैं अलग चीज हूं। ये ऐसी है जैसे ICAP का रिजल्ट आए और वो बच्चा बहुत उदास बैठा हो और मैं अगले दिन कॉलेज जाऊं और मुझे पकड़ ले क्या आप ICAP के मेंबर है, तो मेरे खराब रिजल्ट में आपका कसूर है। मैं कहूंगा जी मुझे बहुत ज्यादा गम है इस बात का, आपके साथ बहुत बुरा हुआ, ICAP ने वाकई बड़ा गलत किया, जाओ ICAP को पकड़ो। तो आप कहेंगे क्या बात करते हो, आप ही तो मेंबर्स हैं ICAP के, आप लोगों को कलेक्टिवली तो ICAP कहेंगे। हम कहेंगे नहीं, ICAP एक सेपरेट लीगल एंटिटी है। हम किताबों में उसके मेंबर्स हैं लेकिन हम कुछ फैसलों में वो हमें बुलाते हैं, हमसे मशवरा करते हैं, लेकिन ज्यादातर उनकी अपनी गवर्नेंस देखती है। एक काउंसिल मेंबर्स हैं, काउंसिल मेंबर्स के नीचे कमेटीज बनी हुई हैं, कमेटीज के नीचे एम्प्लॉइज हैं, वो लोग मिलकर काम कर रहे हैं। तो हमारी तकरीबन वैसी ही सिचुएशन है जैसे वो 5000 शेयर रखने वाले PTCL के शेयर होल्डर की, कि वो डे टू डे अफेयर्स को तो नहीं देख रहा। तो सेपरेट लीगल एंटिटी समझ आती है। इसको हम डॉक्ट्राइन ऑफ कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी भी कहते हैं कि कंपनी एक कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी है, तो ये रूल है। डॉक्ट्राइन का मतलब है रूल। कंपनीज आर मैनेज बाय देयर डायरेक्टर्स, कंपनी अपने डायरेक्टर्स के थ्रू चलती हैं। ये बेसिक इंट्रोडक्शन कराया, उसके बाद किताब को जोश चढ़ा, उसने कहा जी कंपनी में 3 खास फीचर्स होते हैं, सेपरेट लीगल पर्सन, लिमिटेड लायबिलिटी और ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप। कंपनी सेपरेट लीगल पर्सन है, यानी कंपनी अपने ओनर से अलग है, कंपनी के अलग एसेट्स हैं, कंपनी के अलग मामलात हैं। इवन कंपनी के नाम पे केस हो जाता है, कंपनी किसी के नाम पे केस कर देती है। और कंपनी पे केस का मतलब कंपनी के ओनर्स पे केस नहीं होता, मिस्टर कंपनी उस डब्बे के ऊपर केस हुआ है। तो कंपनी सेपरेट है, कंपनी के अपने एसेट्स हैं, कंपनी पर्सनल लायबल है, कंपनी अपना टैक्स देगी, कंपनी अपना फाइन देगी। लिमिटेड लायबिलिटी है, कंपनी में ओनर्स की लायबिलिटी लिमिटेड है। कभी भी ये कंपनी डूब गई, डब्बे में पड़ा हुआ है 20 लाख, कंपनी ने नुकसान कर दिया किसी का 70 लाख का, ज्यादा से ज्यादा ये होगा कि जिसका नुकसान हुआ वो आएगा, कंपनी पे हमला करेगा, कहेगा मेरे पैसे दो, कंपनी कहेगी जी मेरे पास जो कुछ है ले जाए। डब्बा खोलेंगे, अंदर से 20 लाख निकलेंगे, उसके बाद खुदा हाफिज। मेंबर्स को घर जाके नहीं पकड़ेंगे कि 20 लाख वहां से मिल गया, अब बकाया तुम लोग दो। पार्टनरशिप में ऐसा होता था, अगर नुकसान नहीं पूरा हो रहा तो लोग पर्सनली लायबल होते थे, लेकिन कंपनी में लोग पर्सनली लायबल नहीं है। कंपनी में वो अपनी अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट्स तक बाउंड है, उससे ऊपर नहीं बाउंड, उससे ज्यादा उनसे नहीं कहा जाएगा। और देन ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप एंड
परपेचुअल सक्सेशन। कंपनी में खास बात यह है कि इसकी ओनरशिप बदल जाती है, इसकी ओनरशिप ट्रांसफर हो जाती है, लोग अपनी ओनरशिप किसी और को ट्रांसफर करके निकल जाते हैं। तो कंपनी में शेयर्स से आप किसी को भी कंपनी का ओनर बना सकते हैं, कंपनी को बताने की जरूरत भी नहीं है, वो बंदा आएगा कंपनी का मालिक बन जाएगा और दूसरे चले जाएंगे। तो एक कंपनी जो आज 5 बंदों से शुरू हुई है, शायद 5 साल बाद 500 बंदे हों उसमें। तो कंपनी में परपेचुअल सक्सेशन है, ऑनगोइंग विरासत ट्रांसफर हो रही है, नए से नए लोग आ रहे हैं और कंपनी का निजाम चल रहा है। निजाम ऐसे बनाया है कि जिन्होंने, देखिए सोल ट्रेडर एक बिजनेस बनाता है, बूढ़ा हो जाता है, फिर वो अपने बच्चों से कहता है मेरा बिजनेस संभालो, बच्चे कहते हैं कि अब्बा जी पता नहीं आपका कौन सा काम था, मुझे तो नहीं समझ आता, बिजनेस खत्म। कंपनी जिंदा रहती है, कंपनी में हर वक्त नए यंग लोग आते रहते हैं, उसके हिस्सेदार बनते रहते हैं, उसकी डिसीजन मेकिंग में आते रहते हैं, एक निजाम चलता रहता है। तो कंपनियों में परपेचुअल सक्सेशन होती है, ओनरशिप ट्रांसफर हो रही होती है। तो यहां कंपनी ने सबसे पहले आपकी बेस बनाई कंपनी लॉ ने, कि आपको समझा दिया कि आप इससे पीछे जो पढ़ के आ रहे थे और अब जो पढ़ा है उसमें क्या फर्क है। अब डेफिनेशंस की भरमार आ जाएगी। कंपनियों की टाइप्स किताब ने कई तरह से बताई हुई है, लेकिन पहले चंद बेसिक डेफिनेशंस है। तो चैप्टर 1 का ये वाला पोर्शन, जो शुरू वाला पोर्शन है ना, जरा बोरिंग हो जाता है। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता, नॉर्मली जब क्लासेस शुरू होती है ना, मैं स्टूडेंट से कहता हूँ कि पहले 2-3 दिन थोड़े से तकलीफ दें, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता जो है ना जरा चीजें इंटरेस्टिंग हो जाती हैं। लेकिन जाहिर है उन्होंने अपना शुरू में सारी गाइडेंस तो देनी है। कंपनी कैसे कहते हैं? अ थिंग जो कि फॉर्म एंड रजिस्टर हुई है अंडर दिस एक्ट और द कंपनी लॉ। और जब दिस एक्ट बोल रहे हैं, कंपनीज एक्ट 2017, हम कंपनीज एक्ट पढ़ रहे हैं ना, तो कंपनीज एक्ट जब दिस एक्ट कहता है तो उसका मतलब वो अपने आप को बात करता है। और अगर वो कहता है कंपनी लॉ, तो उसमें वो सारे कंपनी लॉज को शामिल कर रहा होता है। कंपनी लॉ कौन कौन से? रिपील कंपनीज एक्ट, पुराने जमाने में हुआ करता था, बरसगीर वाले जमाने में। कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984, फिर कंपनीज ऑर्डिनेंस 2016, और इस वक्त जो मौजूदा ये वाला एक्ट है। अनलेस के जुमला कुछ और कहना चाह रहा हो, अगर हम कहें ना पुरानी कंपनी लॉ, तो फिर ये एक्ट शामिल नहीं होगा, और अगर लिखा हुआ खाली कंपनी लॉ तो शामिल होगा। तो आसान अल्फाज में कंपनी उसे कहते हैं जो मौजूदा या गुज़श्ता कंपनी लॉ में रजिस्टर हुई हो। अब ये दोनों इतनी थकी हुई डेफिनेशन है कि असूलन पूछी जानी नहीं चाहिए, क्योंकि इसमें कुछ भी नहीं उन्होंने बताया। कंपनी उस चीज को कहते हैं जो कानून में रजिस्टर हुई हो, मौजूदा या गुज़श्ता। और गुज़श्ता कानून कौन से हैं जी? वो 2-3 है इस एक्ट के अलावा। अब जब कंपनी हमें समझ आ जाती है तो किताब अचानक से जोश में आती है और आपको एक और कॉन्सेप्ट समझाती है, विच इज बॉडी कॉर्पोरेट। अब ये बॉडी कॉर्पोरेट क्या है? जब लॉ ने ये वर्ड बोलना हो ना, ऑल द टाइप ऑफ कंपनीज, तो वो बोलेगा बॉडी कॉर्पोरेट। जब लॉ ने बोलना हो ऑल टाइप ऑफ कंपनीज, क्योंकि अगर लॉ ये कहते हैं कि कंपनी को चाहिए कि वो टैक्स दे, तो कंपनी की डेफिनेशन है जो कंपनी लॉ में रजिस्टर हुई हो वो कंपनी है। तो जो बैंकिंग कंपनी है, तो जो इंश्योरेंस कंपनी है, तो फिर आईकैप, तो फिर बहुत सारे और इदारे, तो ये लोग तो कंपनी नहीं है। तो अगर ये चाहते हैं कि जरा बड़ा वर्ड बोले, ऐसा वर्ड बोले जिससे ये सारी कंपनियों को मुखातिब करें, तो ये वर्ड बोलेंगे बॉडी कॉर्पोरेट। मुझे नहीं समझ आता आईकैप हमें क्यों बॉडी कॉर्पोरेट समझा रहे हैं, क्योंकि पूरे सिलेबस में बॉडी कॉर्पोरेट के अपने रूल स्पेसिफिकली नहीं बताए उन्होंने। एक आध जगह कंपनी की जगह बॉडी कॉर्पोरेट लिख दिया तो लिख दिया, लेकिन बहरहाल चूंकि ये बताना चाह रहे हैं तो हम सुन लेते हैं। बॉडी कॉर्पोरेट कैसे कहते हैं? बॉडी कॉर्पोरेट में 3 तरह की चीजें शामिल है। कौन सी 3? जो कंपनी लॉ वाली कंपनियां वो भी शामिल है, जो मुल्क से बाहर कंपनियां मौजूद है जितनी भी, वो भी बॉडी कॉर्पोरेट कहलाएंगी, और उसके अलावा पाकिस्तान में कंपनी लॉ के अलावा जो अलग अलग लॉज में कंपनियां बन रही हैं या सेटअप बन रहे हैं, उनको भी हम कंपनी कहेंगे, बॉडी कॉर्पोरेट कहेंगे। बॉडी कॉर्पोरेट या कॉर्पोरेशन ये बड़ा वर्ड है। कंपनी लॉ वाली कंपनियां भी आ गई, मुल्क से बाहर वाली कंपनियां भी आ गई, कुछ और लॉ वाली कंपनियां, बैंकिंग कंपनी भी आ गई, इंश्योरेंस भी आ गई, मुदारबा भी आ गया, फलाना भी आ गया, फलाना भी आ गया। तो बॉडी कॉर्पोरेट में ये 3 चीजें शामिल है। 2 चीजें शामिल नहीं है। ये जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज होती हैं, जो इमदाद बाहमी के तौर पे अपने कानून में बनी हुई होती हैं, वो बॉडी कॉर्पोरेट में शामिल नहीं होती। और उसके अलावा वो सेटअप जिसको लॉ कहते हैं, लॉ का मिनिस्टर कहते हैं, फेडरल गवर्नमेंट का रेलेवेंट फाइनेंस मिनिस्टर कहते हैं कि खबरदार कल से इस इदारे को आपने बॉडी कॉर्पोरेट नहीं कहना। तो हो सकता है कल को वो कहते हैं कि जी आईकैप बॉडी कॉर्पोरेट नहीं है, वो कहते हैं बैंक बॉडी कॉर्पोरेट नहीं है, तो जिसको वो मना कर देंगे वो बॉडी कॉर्पोरेट नहीं होगा। तो बॉडी कॉर्पोरेट की डेफिनेशन में 3 चीजें ऐड होती हैं, 2 चीजें एक्सक्लूड होती हैं। पाकिस्तान की कंपनियां, किसी और लॉ की कंपनियां पाकिस्तान की, और मुल्क से बाहर की कंपनियां ऐड हो गई। कोऑपरेटिव सोसाइटी जो अपने लॉ में रजिस्टर हुई है वो माइनस हो गई, और वो जिसको मिनिस्टर ने, रेलेवेंट मिनिस्टर ने नोटिफिकेशन दे दी कि ये नहीं होगी बॉडी कॉर्पोरेट, तो वो नहीं काउंट होगी।
ये डेफिनेशन बताते साथ ही किताब का दिल करता है कि फॉरेन कंपनी भी बता दे। फॉरेन कंपनी कौन सी है? कोई भी कंपनी है बॉडी कॉर्पोरेट जो मुल्क से बाहर बनी है लेकिन पाकिस्तान से उसका कोई ना कोई ताल्लुक है। उसका प्लेस ऑफ बिजनेस है पाकिस्तान में, या लाइजॉन ऑफिस है, कम्युनिकेशन ऑफिस है, चाहे वो खुद है, चाहे वो अपने एजेंट के थ्रू मौजूद है, चाहे वो फिजिकली मौजूद है, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिकली मौजूद है, या वो अपनी एक्टिविटी किसी भी तरीके से करते हैं, एनी अदर मैनर एज में भी स्पेसिफाइड। कंपनी लॉ में आपको जगह जगह ये मिलेगा। कंपनी लॉ डेलीगेटेड लेजिस्लेशन है। लॉ बनाने वालों ने इख्तियार दे दिया था एससीसीपी को कि आप लोग इसका कानून बनाएं, तो एससीसीपी ने जगह जगह ये लिख दिया एज में बी स्पेसिफाइड, ताकि कल को जब भी उन्होंने चीजें चेंज करनी हो तो बस वो एक नया नोटिफिकेशन जारी करें और चेंज हो जाए। जैसे आईकैप का प्रॉब्लम है, आईकैप नई स्कीम के डॉक्यूमेंट 7-8 महीने पहले से जमा करा के बैठा हुआ है, लेकिन बाउंड है कि जब गवर्नमेंट ओके करेगी तो वो अप्लाई होगी, वरना नहीं होगी। अब ऐसे में चूंकि हमारे लॉ में ये लिखा हुआ है कि जब गवर्नमेंट ओके करेगी तब हो जाएगा। अगर ये लॉ बनाया ही आईकैप ने होता और आईकैप जब इसमें अमेंड कर रहा होता तो इसमें एक दो जगह लिख देता कि नई स्कीम कब आएगी, कैसे होगी, एज में बी स्पेसिफाइड। तो फिर आईकैप एक नोटिफिकेशन जारी करता और नई स्कीम जिस दिन उन्होंने बनाई होती उसी दिन इंप्लीमेंट हो जाती। तो एससीसीपी ने ये चालाकी की, एससीसीपी ने कंपनीज एक्ट बनाते वक्त जगह जगह लिख दिया एज में बी स्पेसिफाइड। इसका मतलब है कि कल को लॉ वालों को तंग नहीं करना पड़ेगा, 8-10 महीने इंतजार नहीं करना पड़ेगा उनका, बस खुद ही से एक नोटिफिकेशन जारी करेंगे और मुल्क में एक नया कानून आ जाएगा। तो फॉरेन कंपनी किसे कहेंगे? जो है बाहर लेकिन पाकिस्तान में किसी तरीके से मौजूद है, प्लेस ऑफ बिजनेस है या कम्युनिकेशन ऑफिस है, एजेंट है या खुद है, फिजिकल है या इलेक्ट्रॉनिक। और जब थक गए तो उन्होंने कहा कल को कोई और भी अगर हम तरीका बता दें। तो इसमें और बॉडी कॉर्पोरेट में क्या फर्क हुआ? फॉरेन कंपनी में और बॉडी कॉर्पोरेट में क्या फर्क हुआ? बॉडी कॉर्पोरेट में सब कुछ आ गया। बाहर की कंपनियां भी, पाकिस्तान की कंपनियां भी, कंपनी लॉ वाली कंपनियां भी, अदर लॉज वाली कंपनियां भी। फॉरेन कंपनी में वो वाली बॉडी कॉर्पोरेट जो मुल्क से बाहर है, नंबर 1, एंड वो पाकिस्तान में बिजनेस कर रही है। तो अगर कुस्तुन दुनिया में कंपनी मौजूद है और उसका पाकिस्तान से कोई ताल्लुक नहीं, तो हमारी नजर में वो बॉडी कॉर्पोरेट है, फॉरेन कंपनी नहीं है। लेकिन अगर अमेरिका में कंपनी और वो पाकिस्तान में काम कर रही है तो वो फॉरेन कंपनी है। तो जो बॉडी कॉर्पोरेट है उसमें सारी दुनिया की सारी चीजें आ गई, और फॉरेन कंपनी में वो कंपनियां आ गई जो पाकिस्तान में काम कर रही हैं। तो कंपनीज एक्ट ने वो कंपनियां जो पाकिस्तान में बाहर की काम कर रही हैं उसके लिए भी रूल्स बनाए हैं। इंतहाई इंटरेस्टिंगली हमारे सिलेबस में एक भी रूल नहीं है। पता नहीं क्यों ये डेफिनेशन हमें पढ़ा रहे हैं। वो कह रहे हैं चलो बच्चे पहला चैप्टर पढ़ रहे हैं तो बहुत सारी डेफिनेशन से गो थ्रू करें, जरा इनका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अभी नई स्कीम के वक्त जब सिलेबस की रिवीजन के लिए जब उन्होंने ओपिनियंस लिए थे तो मैंने बहुत शोर मचाया है कि फॉरेन कंपनी और बॉडी कॉर्पोरेट को कम से कम निकाल दें। जब आपने इन डेफिनेशंस को इस्तेमाल ही नहीं करना तो फायदा क्या है इसके ऊपर बात करने का? तो बहरहाल आप याद रखने के लिए याद रख लेंगे, फॉरेन कंपनी बाहर की वो कंपनी जो पाकिस्तान में किसी तरीके से काम कर रही है। अब ये तो हो गया कंपनियों की बेसिक शनाख्त। कंपनी जो कंपनी लॉ में रजिस्टर हुई हो, बॉडी कॉर्पोरेट जो वो 3 में से किसी भी तरह की हो, और फॉरेन कंपनी जो बाहर वाली है, पाकिस्तान में काम कर रही है। कंपनियों को जब कैटेगराइज करना होता है कि कंपनियों की कितनी कैटेगरीज हैं, तो 2 तरह से इनकी कैटेगरीज बनती हैं। एक, इसमें पब्लिक इन्वॉल्वमेंट कितनी है, और एक ये कि इसकी ओनरशिप या लायबिलिटी किस तरह से है। अगर हम बाय लायबिलिटी बात करें तो कंपनियां 3 तरह की हैं। कंपनी लिमिटेड बाय शेयर, लिमिटेड बाय गारंटी और अनलिमिटेड कंपनी। वो जो डब्बे वाली कंपनी मैंने आपको बताई थी वो कंपनी लिमिटेड बाय शेयर थी। जितने शेयर कैपिटल है उतने के लिए लायबल। कभी कभी एक दूसरा तरीका भी होता है, मेंबर्स इकट्ठे होते हैं, पैसे नहीं देते, एक कंपनी बनाते हैं और एक वादा लिख के जमा करा देते हैं अथॉरिटीज को कि अगर इस कंपनी पे बुरा वक्त आया तो हम लोग इतने इतने लाख रुपए देने के पाबंद हैं। यानी वो पैसे नहीं देते, वो गारंटी दे देते हैं कि हम पैसे देंगे। तो कंपनी नॉर्मली रजिस्टर होती है विद शेयर कैपिटल, और कंपनी नॉर्मली होती है लिमिटेड बाय शेयर। 95% ज्यादा कंपनियां लिमिटेड बाय शेयर्स है। लेकिन एक सेपरेट मोड भी है जिसमें आप लिमिटेड बाय गारंटी बना सकते हैं, जिसमें आप एक वादा कर लेते हैं कि अगर कंपनी बंद होगी तो हम इतने पैसे देंगे। तो ये कंपनी पहले दिन बगैर पैसों के शुरू की जा सकती है। चाहे तो इसमें शेयर कैपिटल डाल लें, चाहे तो ना डालें। अगर शेयर कैपिटल डाला तो डबल हो जाएगी लायबिलिटी, आप गारंटी अमाउंट के लिए भी लायबल होंगे और जो आपके शेयर्स हैं आप उसके लिए भी लायबल होंगे। अब सवाल ये कि लिमिटेड बाय शेयर हो या बाय गारंटी हैविंग शेयर कैपिटल हो, घर बैठा मेंबर हमने तो बोला था लायबल नहीं होगा, तो अब हम क्यों कह रहे हैं लायबल होगा? अगर उसने कंपनी को पूरे पैसे दे दिए
तो वो जीरो लायबल है, उसने कुछ नहीं देना। लेकिन पुराने जमाने में 1984 से पहले उधार का कॉन्सेप्ट होता था कि आप 10 रुपए के शेयर लेके 6 रुपए जमा करा दें और 4 रुपए बाद में दे दें। अगर आपने कुछ शेयर्स के पूरे पैसे नहीं दिए तो उतनी अमाउंट के लिए आप लायबल है। तो हम कहते हैं कि कंपनी लिमिटेड बाय शेयर में लायबिलिटी ऑफ मेंबर्स इज लिमिटेड बाय मेमोरेंडम टू द एक्सटेंट ऑफ अमाउंट इफ एनी रिमेनिंग अनपेड ऑन द शेयर्स रिस्पेक्टिवली हेल्ड बाय देम। अगर कुछ अमाउंट अनपेड है वो उसके लिए लायबल है। गारंटी वाले में जितना उसने वादा किया, और अगर हैविंग शेयर कैपिटल हो गई तो उसमें वो अनपेड अमाउंट भी ऐड हो जाएगी। और फिर एक यूनिक किस्म अनलिमिटेड कंपनी, ऐसी कंपनी जिसकी लायबिलिटी अनलिमिटेड है। कंपनी लॉ का सबसे बड़ा फायदा है लिमिटेड लायबिलिटी। तो कभी भी कोई खुशी से ऐसी कंपनी नहीं बनाएगा जो अनलिमिटेड कंपनी हो। तो फिर लॉ ने से यहां क्यों रखा है? इसलिए कि अगर लॉ कभी भी किसी कंपनी से कहेगा कि तुम जिस सेगमेंट में घुस रहे हो सेगमेंट में लिमिटेड लायबिलिटी नहीं अनलिमिटेड लायबिलिटी होनी चाहिए, तो वो कंपनी बाउंड हो जाएगी और उसको अनलिमिटेड लायबिलिटी की कंपनी बनना पड़ जाएगा। इसकी कोई एग्जांपल, गोल्ड माइन इंटरनेशनल, इसमें ये नेटवर्क मार्केटिंग का काम करते थे। इनको गवर्नमेंट ने कह दिया कि जी आपने अनलिमिटेड कंपनी के तौर पे रजिस्टर होना है। इसके अलावा ये जो मादनियात निकालने वाली कंपनियां होती हैं, खासतौर पे गोल्ड एक्सट्रैक्ट करने वाली कंपनी। अब गोल्ड के अंदर तो मैं रेगुलर क्लास में कैलकुलेशन भी करता हूं कि अगर फर्ज करें एक ट्रक भी सोने का चोरी हो जाए तो वो कितनी मालियत का सोना होगा। तो हमने एक क्लास में अंदाजा लगाया था, तो पता नहीं शायद 150 अरब या पता नहीं इस तरह की अमाउंट निकली थी। तो ऐसी कंपनी जो गोल्ड एक्सट्रैक्ट करने का काम कर रही है, क्या होनी चाहिए उसकी लायबिलिटी? क्योंकि देखे ना, कंपनी पे जब बुरा वक्त आएगा कंपनी कहेगी ओके सॉरी ये डब्बे में जो पड़ा है निकाल के ले जाओ, खत्म कहानी। तो कुछ सेक्टर्स में गवर्नमेंट कहती है आप अनलिमिटेड लायबिलिटी कंपनी हो। ये जो डिस्कोज हैं, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज, लेस्को, मैपको, फेस्को, ये सारे लाहौर की, फैसलाबाद की, मुल्तान वगैरह इस तरह, इन सबको गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन जारी किया हुआ है कि अनलिमिटेड कंपनी बन जाए। और गवर्नमेंट की नहीं सुन रही। ये भी अलग चक्कर है, गवर्नमेंट की भी कई किस्में होती हैं और एक गवर्नमेंट की दूसरे गवर्नमेंट की नहीं सुनती। तो इनको भी अनलिमिटेड कंपनी का काम है, क्योंकि इनके हल्के से भी गफलत की वजह से अरबों खरबों का नुकसान हो सकता है। सिर्फ एक दफा वो मेन बड़ा खंभा होता है जहां से हाई वोल्टेज आती है, अगर एक दफा भी वो वोल्टेज फिल्टर हुए बगैर घरों तक पहुंच गई तो सब तबाह हो जाएगा, खरबों का नुकसान हो जाएगा। इतनी सारी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस जल जाएंगी, इतने सारे घरों की दीवारें जल जाएंगी। तो कुछ कंपनियां इस तरह का सेंसिटिव काम करती हैं कि गवर्नमेंट पाबंद कर देती है कि आपने क्या करना है, अनलिमिटेड कंपनी बनानी है, ताकि मेंबर्स को हमेशा डर रहे कि हमने जहां गड़बड़ की हम लोगों की पर्सनल जिंदगी दांव पे लग जाएगी, हम लोग अनलिमिटेड लायबल होंगे, फिर हमें अपने जाती एसेट्स भी बेच के बिल्कुल जब तक हम दिवालिया नहीं हो जाते तब तक हमने पैसे अदा करने होंगे। तो ज्यादातर लोग लिमिटेड बाय शेयर बनाते हैं, और वो लोग जिनको पता होता है कि हम लोग मिल के, कई सर्विस प्रोवाइडर्स मिलजुल के जब काम शुरू करते हैं और वो सब अपने आप को बराबर रखना चाहते हैं, वो बना देते हैं कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। इसमें शेयर कैपिटल नहीं होता, सर्विस चार्जेस होते हैं। जितने मेंबर्स होते हैं वो सब्सक्रिप्शनें दे रहे होते हैं, फिर कुछ और इस तरह से। एग्जाम्पल इसकी है नहीं, लेकिन समझने में बात आसान से आ जाती है। आईकैप का कोई शेयर कैपिटल नहीं है, लेकिन आईकैप के पास 2 अरब के रिजर्व्स पड़े हुए हैं। कैसे? बगैर शेयर कैपिटल के कैसे चल सकता है कोई इदारा? आपसे, हमसे सब्सक्रिप्शन लेके, ठीक है, आप देते हैं 5,350 रुपए सालाना। हम करंट जो रेट सामने आया वो शायद 41,000 के आसपास का आया है, हमसे सालाना वो 41,000 रुपए लेते हैं। कि क्यों किया? आपसे तो इसलिए लेते हैं ना कि कर रहे हो सीए, अब हमने कर लिया है तो हमसे कहते हैं हमने कर लिया, अब जगह टैक्स दो, अब जो है ना वो सब्सक्रिप्शन भरो, मेंबर हो। तो मेंबर उसे कहते हैं जो हर साल पैसे देता है। डेफिनेशन है बकायदा, एग्जैक्टली नहीं लिखा हुआ, लेकिन वो कहते हैं कि मेंबर वो है जो इन शराइत को पूरा करता है। और उन शर्तों में एक बड़ी अहम शर्त है कि आप सालाना पैसे देंगे तो आप मेंबर कहलाएंगे, वरना मेंबर नहीं कहलाएंगे। तो आईकैप भी तो है, बगैर शेयर कैपिटल के चल रहा है। इसका मतलब बगैर शेयर कैपिटल के वो लोग चल सकते हैं जो जरा सियाने हो। तो कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी दुनिया में एग्जिस्ट कर सकती है। आपके स्पोर्ट्स एंड फिटनेस क्लब ज्यादातर कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी होते हैं। तो बाय लायबिलिटी कंपनियां कितनी तरह की हैं? 3 तरह की। बाय पब्लिक इन्वॉल्वमेंट कंपनियां 2 तरह की हैं। मशहूर जमाना कौन सा? प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी। मुझे प्राइवेट कंपनी की डेफिनेशन बहुत पसंद है। अ कंपनी, पब्लिक कंपनी की, अ कंपनी विच इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी। जो प्राइवेट नहीं है वो पब्लिक है। अब प्राइवेट कैसे कहते हैं? प्राइवेट कहते हैं छोटे से सेटअप को,
चंद लोगों का सेटअप, 50 से भी कम लोगों का सेटअप जो मिलजुल के चल रहे हैं और जिनका इरादा है कि बस हम चंद लोग होंगे, बाहर के लोग हमारे पास नहीं आएंगे। अगर एक फैमिली ने अपना फैमिली बिजनेस शुरू करना है, देखे ना, याद है वो मिस्टर सी ने अचानक से मिस्टर एक्स को शेयर बेच दिए थे और मिस्टर एक्स अचानक से बीच में आ गए थे। भाई 5-6 दोस्तों ने कंपनी शुरू की, एक फैमिली ने कंपनी शुरू की, वो नहीं चाहते कि बाहर के लोग आए, तो कंपनी को पहले दिन ही बना दे प्राइवेट कंपनी। प्राइवेट कंपनी 3 रिस्ट्रिक्शन लगाती है। पहली रिस्ट्रिक्शन, मेंबर्स 50 से ऊपर नहीं हो सकते, और अगर कुछ मेंबर्स ने मिलकर शेयर खरीदे हैं 2-3 ने तो वो सिंगल काउंट होंगे। दूसरी रिस्ट्रिक्शन, शेयर ट्रांसफर इसके मेंबर्स नहीं कर सकते इतने आराम से, रुकावट है उसके ऊपर। तीसरी कंडीशन, जनरल पब्लिक को इनवाइट नहीं कर सकते कि आओ सब्सक्रिप्शन दो, आओ हम पैसे भरो और हमारे शेयर खरीदो। याद है वो प्रोस्पेक्टस वाली बात? तो एक ऐसी कंपनी जो अपने आप को इतना महदूद कर ले कि उसके शेयर होल्डर्स ट्रांसफर भी ना कर सके अपने शेयर आराम से, वो बाहर के लोगों को बुला भी ना सकें, और उसके मेंबर्स 50 से ऊपर भी ना जाएं, तो ऐसी सिमटी हुई थोड़ी सी छोटी महदूद कंपनी को प्राइवेट कंपनी कहते हैं। प्राइवेट कंपनी की एक स्पेशल फॉर्म भी है एसएमसी। इसमें एक प्राइवेट कंपनी होती है जिसके 100% शेयर एक ही बंदा खरीद लेता है। तो एसएमसी एक खास तरह की कंपनी जो एक बंदे से भी पूरी प्राइवेट कंपनी चल जाती है, 100% शेयर एक ही बंदे के पास होते हैं। तो इसको इसके नाम के साथ एसएमसी प्राइवेट लिख देते हैं ताकि ये फर्क हो जाए बाकी कंपनियों से। तो जो प्राइवेट नहीं होगी वो क्या होगी? पब्लिक। इसका मतलब है वो कंपनी जिसमें 50 से ज्यादा मेंबर्स हो सकते हैं, वो कंपनी जिसमें बाहर वालों को इनवाइट कर सकते हैं, वो कंपनी जिसमें कोई भी शेयर होल्डर आजादी से बगैर किसी से पूछे अपने शेयर बेच सकता है, वो बन जाएगी पब्लिक कंपनी। पब्लिक की 2 किस्में हैं, लिस्टेड और अनलिस्टेड। इतने बड़े बच्चों को लिस्टेड अनलिस्टेड समझाना तो अच्छी बात नहीं है, तो पूछना अच्छी बात है। क्या होता है ये लिस्टेड? स्टॉक एक्सचेंज पे जिसके शेयर्स में वहां धड़ाधड़ ट्रेडिंग हो रही है। तो जो कंपनी चाहती है हमारे शेयर्स में बहुत ज्यादा ट्रेडिंग हो, मार्केट में ट्रेडिंग हो, वो लिस्ट कर लेती है अपने आप को। और अनलिस्टेड, अच्छा अनलिस्टेड की शेयर ट्रांसफर हो सकते हैं, हो सकते हैं, स्टॉक एक्सचेंज पे नहीं होंगे, लोकल तरीके से हो सकता है। अपनी छोटी सी मार्केट बना सकते हैं, OLX, एक दूसरे से पर्सनल राब्ते में सेल कर सकते हैं। तो सेल करने की पाबंदी नहीं है, बस वो जो मार्केट है स्टॉक एक्सचेंज नाम की, अब वहां रजिस्टर नहीं है। चूंकि उस मार्केट में जाने के कुछ और मसले भी हैं, उसके बड़े सख्त से रूल्स होते हैं जिनको फॉलो करना होता है। तो 4 तरह की कंपनियां पड़ी, अदर प्राइवेट कंपनी, एसएमसी, अनलिस्टेड और लिस्टेड। ये 2 पब्लिक की किस्में और ये प्राइवेट की किस्में। क्या बात समझ आई? फिर आता है हमारा मशहूर जमाना कॉन्सेप्ट होल्डिंग और सब्सिडरी कंपनी। होल्डिंग सब्सिडरी कंपनी में क्या होता है भला? एक बड़ी कंपनी एक छोटी कंपनी पे कब्जा कर लेती है। अब ये बड़ी कंपनी और छोटी कंपनी किसे कहेंगे? इसका शेयर कैपिटल वगैरह से कोई ताल्लुक नहीं है। बड़ी कंपनी वो है जो हाकिम कंपनी है, जो दूसरी कंपनी को अपने अंडर लेके आ रही है। इंसानों में, नॉर्मल इंसानों में तो रिश्तेदारियां होती हैं, ये बाप है, ये औलाद है, ये दादा है, ये बच्चे हैं और ये पोते हैं। तो पता लग जाता है कि ये उनके अंडर आते हैं, वो उनके अंडर आते हैं। कंपनी तो नेचुरल ह्यूमन बीइंग ही नहीं है। कंपनी तो डब्बा है, एक डब्बा यहाँ पड़ा हुआ है, एक डब्बा यहाँ पड़ा हुआ है। अब इनमें से ये डब्बा उस डब्बे का हाकिम है, या ये कागज एक कंपनी का, ये कागज दूसरी कंपनी का, और ये कंपनी इस कंपनी की मालिक है। अब ये कैसे एस्टेब्लिश करें कि कौन सी कंपनी दूसरी कंपनी की मालिक है? तो जो मालिक कंपनी है वो होल्डिंग कहलाएगी और जो मगलूब कंपनी है वो सब्सिडरी। लॉ में सब्सिडरी कंपनी की, होल्डिंग कंपनी की बड़ी प्यारी डेफिनेशन है। वो कहते हैं कोई भी कंपनी उस वक्त तक दूसरी कंपनी की होल्डिंग कंपनी नहीं हो सकती जब तक वो दूसरी कंपनी पहली कंपनी की सब्सिडरी कंपनी ना हो। तो बस सब्सिडरी को समझना है। सब्सिडरी कैसे बनती है? सब्सिडरी ऐसे बनती है कि जब एक कंपनी दूसरी कंपनी के आधे से ज्यादा वो शेयर्स खरीद ले जिसमें वोटिंग पावर होती है। कुछ ऐसे शेयर होते हैं जिनमें वोटिंग पावर नहीं भी होती। तो अगर एक कंपनी के पास दूसरी कंपनी के आधे से ज्यादा वो शेयर्स आ जाएं जिनमें वोटिंग होती है, तो पहली कंपनी बन जाएगी होल्डिंग और दूसरी बन जाएगी सब्सिडरी। एक दूसरा मशहूर तरीका भी है कंट्रोल हासिल करने, डायरेक्टर्स के अंदर घुस जाए। अगर एक दूसरी कंपनी के अगर मोर देन 50% वोटिंग पावर वाले शेयर्स खरीद ले तो ये सब्सिडरी बन जाएगी और वो होल्डिंग बन जाएगी। या मोर देन 50% डायरेक्टर्स अपॉइंट करने की पावर आ जाए, बीओडी की कंपोजिशन कंट्रोल में आ जाए। बीओडी मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की आधे से ज्यादा कंपोजिशन अगर एक कंपनी दूसरी कंपनी की कंट्रोल कर रही हो। समटाइम क्या होता है कि एक कंपनी का दूसरी कंपनी से एग्रीमेंट होता है जिसमें वो उनको इख्तियार दे देते हैं कि आप हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को रन कर सकते हैं। टिपिकल एग्जांपल ये है कि कंपनी का शेयर कैपिटल है 10 लाख,
वो हबीब बैंक के पास गए और कहा हमें 2 करोड़ का लोन चाहिए। हबीब बैंक ने कहा भाई तुम्हारा शेयर कैपिटल कितना है? उन्होंने कहा 10 लाख। तुम डूब गए तो ज्यादा से ज्यादा कहां तक लायबल हो? 10 लाख। तो 2 करोड़ क्यों दो? को गारंटी दो। उन्होंने कहा ये गारंटी, ये सिक्योरिटी। उन्होंने कहा ठीक है ये भी सही है, लेकिन तुम लोग कंपनी गलत ना चलाओ, इसके लिए हम अपनी तरफ से डायरेक्टर बिठाएंगे। तो हो सकता है ये वाली कंपनी हबीब बैंक को ये इख्तियार दे दे कि हमारे 7 में से 4 डायरेक्टर्स आपकी तरफ से आएंगे। तो ऐसे में हबीब बैंक ने इन्वेस्टमेंट कोई नहीं की हुई थी कंपनी में, लेकिन आधे से ज्यादा डायरेक्टर्स को कंट्रोल करने की पावर थी। तो जब आप बोर्ड की कंपोजिशन का मोर देन हाफ कंट्रोल करते हैं, यानी कि बोर्ड की आधे से ज्यादा लोगों को अपॉइंट करने का या निकालने का इख्तियार आपके पास आ जाए, तो ये कंपनी सब्सिडरी बन जाती है और ये कंपनी होल्डिंग बन जाती है। याद रहेगा। एक तीसरा मशहूर तरीका है सब्सिडरी की सब्सिडरी। ए बी को डायरेक्टली सब्सिडरी नहीं बना सकती। उसको पता लगा कि कंपनी वाई है जिसने बी को सब्सिडरी बना के रखा हुआ है। बी किसकी सब्सिडरी है? वाई की। तो कंपनी ए ने वाई को सब्सिडरी बना दिया, इन दो में से किसी भी रूल से। तो जब ये आपकी सब्सिडरी बन गई तो सब्सिडरी की सब्सिडरी ऑटोमेटिकली सब्सिडरी बन जाती है। सेम गोज विद होल्डिंग की, होल्डिंग भी होल्डिंग कहलाती है। तो एक वक्त में एक कंपनी की एक से ज्यादा होल्डिंग्स हो सकती हैं, एक कंपनी में एक कंपनी की काफी सारी सब्सिडरीज हो सकती हैं। तो किसी कंपनी को सब्सिडरी बनाने के 3 तरीके। तरीका 1, आधे से ज्यादा शेयर्स खरीद लें। तरीका नंबर 2, आधे से ज्यादा डायरेक्टर्स अपॉइंट करने की पावर हासिल कर लें। तरीका नंबर 3, किसी ऐसे को सब्सिडरी बना दे जिसकी ये सब्सिडरी है। काश कहानी इतनी होती। लॉ ने थोड़ा सा ट्विस्ट लिया और कहा ये जो 50% वाला रूल है ना, ये इटसेल्फ भी हो सकता है और थ्रू लेयर्स भी हो सकता है। लेयर्स कुछ और सब्सिडरी कंपनियों को कहते हैं। ए कंपनी की सब्सिडरी कंपनी है बी, और बी की सब्सिडरी है सी, और सी की सब्सिडरी है डी। ए ने एक्स कंपनी में 30% शेयर्स खरीदे हुए हैं और ए की सब्सिडरी जो कि ए के कंट्रोल में है, इसने खरीदे हुए हैं 40% शेयर्स। ए के पास डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है 30% और अपनी एक महकूम कंपनी सब्सिडरी कंपनी के थ्रू इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कितनी है? 40%। तो टोटल इन्वेस्टमेंट कितनी हो गई? तो ये एक्स कंपनी ए कंपनी की सब्सिडरी बन जाएगी, क्योंकि ए ने डायरेक्टली या इनडायरेक्टली उसके आधे से ज्यादा शेयर्स खरीद लिए। इसको कहते हैं लेयर्स। मजे की बात यह है कि अगर 30% इसने खरीदे हुए हैं, 5% इसने खरीदे हुए हैं, 11% इसने खरीदे हुए हैं, 13% इसने खरीदे हुए हैं, तो भी एक्स कंपनी सब्सिडरी बन जाएगी, क्योंकि ए ने अपनी लेयर्स के साथ मिलके, लेयर कैसे कहते हैं, आपके नीचे जो जितनी भी सब्सिडरीज हैं वो लेयर्स कहलाती हैं। सब्सिडरी की सब्सिडरी भी लेयर है, बेसिकली लेयर है ना, इस कंपनी के नीचे ये, उसके नीचे इस कंपनी की लेयर, उस कंपनी की नीचे इस कंपनी की लेयर। तो एक कंपनी अपनी लेयर्स के साथ मिलकर भी दूसरी कंपनी के आधे से ज्यादा शेयर्स खरीद ले, तो वो वाली कंपनी पहली कंपनी की सब्सिडरी बन जाएगी। हमारे सिलेबस आउटलाइन में एक लर्निंग ऑब्जेक्टिव था कि स्टूडेंट्स को होल्डिंग सब्सिडरी का रिलेशन आना चाहिए और किसी भी सिनेरियो में टेक्निकल सवाल में से आइडेंटिफाई कर सकेंगे होल्डिंग सब्सिडरी कौन सी है। शायद एक दफा एग्जामिनर इसको वाकई ही पढ़ लिया उसने, तो उसने एक सवाल दिया जिसमें 5-6 कंपनियां थी, उन्होंने 5-6 कंपनियों में इन्वेस्टमेंट की हुई थी और फिर कहा बताओ इनमें से होल्डिंग सब्सिडरी का क्या रिलेशन है। चैप्टर 1 का वाहिद लॉजिकल सवाल जिसमें उन्होंने एक टेक्निकल तरीके से कंपनियों को आपस में लिंक कर दिया था। तो जो जब पास पेपर की आपको वीडियो मिलेगी तो वो सवाल अपने अंदर ऐसा है कि जिसकी वीडियो ही सेपरेट है, तो वो आपको जब मिलेगी तो उसके अंदर उस वाले सवाल को अलग से एक्सप्लेन किया हुआ होगा और ये जो लेयर्स वाला कॉन्सेप्ट है इसको न्यूमेरिकली बताया होगा। ये जितनी भी वीडियोस हम साथ साथ ड्राइव में भी उसका लिंक डाल रहे होंगे, वो यूट्यूब पे भी साथ साथ जा रही हैं। इस टाइम पे स्कूल ऑफ बिजनेस इंटेलिजेंस SBI का जो यूट्यूब चैनल है आप उसमें जाएं तो सबसे पहले हम लोगों ने एक पोर्शन क्रिएट कर दिया है क्रैश कोर्सेज ऑटम 2025। वहां पे 3 प्लेलिस्ट बनी हुई है। आप कंपनी लॉ की प्लेलिस्ट में जाएंगे तो मोस्ट प्रॉब्ली आपको तरतीब से मिल रही होगी। कई दफा क्या होता है वीडियो डालने के बाद सिंक होने के बाद उसकी तरतीब थोड़ी सी आगे पीछे होती है, तो हो सकता है आगे पीछे हो, लेकिन वहां देख लीजिएगा कि कौन से दिन की कौन सी वीडियो है। तो आज डे 2 है,
चैप्टर 1 और चैप्टर 1 के साथ जो दूसरा टारगेट है वो चैप्टर 1 के पास पेपर्स की वीडियो वहां पे डालेंगे। ठीक, क्या ये लेयर्स का कॉन्सेप्ट समझ आया? जी जी भाई कुछ कहना चाहते हैं? अगर दो होल्डिंग कंपनी है और दोनों में वोटिंग पावर दी है, दो होल्डिंग कंपनी एक साथ वोटिंग पावर नहीं ले सकती। वोटिंग पावर तो वही 100% है ना। आप एक कंपनी की अगर फॉर एग्जांपल ये कंपनी सी है, इसकी अगर 60% इसने ले ली है वोटिंग पावर, तो फिर कोई और 50% से ऊपर नहीं ले सकता। सिर्फ एक और बंदा ले सकता है जिसने इसके अंदर 70% इन्वेस्ट कर दिया। तो फर्ज करें ये कंपनी वाई है, कंपनी वाई ने ए को सब्सिडी बना लिया, ए ने इसको सब्सिडी बनाया था, तो ऑटोमेटिकली ये सी, अच्छा अभी भी झगड़ा नहीं होगा। अब सी वो करे जो ए कहे या वो करे जो वाई कहे? सी इसकी सब्सिडी है ना, वो करेगी जो ए, और ए क्या कहेगा? जो वाई कहेगा, तो झगड़ा ही नहीं है। झगड़ा पता है कब है? एक के पास शेयर होल्डिंग और एक के पास डायरेक्टरशिप हो, उसका भी हल है। कंपनियों के फैसले कुछ होते हैं डायरेक्टर्स की मीटिंग में, कुछ होते हैं मेंबर्स की मीटिंग में। तो जो मेंबर्स की मीटिंग होगी वहां उसका राज होगा, और जो डायरेक्टर्स की मीटिंग होगी तो जो फैसले डायरेक्टर्स के रोल में उसमें वो होल्डिंग को फायदा मिल जाएगा, और जो मेंबर्स के रोल में आते हैं वहां उस होल्डिंग को फायदा हो जाएगा। तो पाकिस्तान में प्रैक्टिकली इत्तेसलात इसकी जीती जाती एग्जांपल है। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान पीटीसीएल की प्राइवेटाइजेशन कर रही थी और इत्तेसलात से कहा था कि हम पीटीसीएल को आपकी सब्सिडी बना देंगे। बस ये वादा किया था, शोर मच गया मीडिया पे कि लो जी गवर्नमेंट ने पीटीसीएल को बेच दिया, इत्तेसलात नामी कंपनी को बेच दिया, और ये हो गया वो हो गया, और इत्तेसलात की सब्सिडी बनाने की डील कर ली है। तो गवर्नमेंट के मिनिस्टर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि यार पता नहीं कौन से बेवकूफ लोग हैं, कानून की समझ ही नहीं है आप लोगों को। किसने कह दिया कि वो सब्सिडी बन गई इत्तेसलात की? आप जाके देख लें, अकाउंट्स को देख लें, शेयर कैपिटल का 65% से ज्यादा गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के पास है। तो पता नहीं किसने बता दिया, सब्सिडी बना दिया, उन्हें भगा दिया बेइज्जत करके। तो इत्तेसलात ने कहा भाईजान हमसे तो वादा किया था सब्सिडी बनाने का, ये क्या मजाक किया आपने? दुनिया को कहा हमारी सब्सिडी नहीं है। तो हमने दुनिया को कहा कि इस वाले रूल में सब्सिडी नहीं है। पीटीसीएल के सारे डायरेक्टर्स आप अपॉइंट करेंगे? क्या बात करते हैं, आपकी है कंपनी। तो डायरेक्टर्स अपॉइंट करने का इख्तियार उन्हें दे दिया, शेयर होल्डिंग रख ली गवर्नमेंट ने, तो पीटीसीएल दोनों की सब्सिडी बन गई, इत्तेसलात की भी और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की भी। तो शेयर होल्डिंग के फैसले, शेयर होल्डिंग जो मेंबर्स की जो मीटिंग्स हैं वहां पे गवर्नमेंट के पास इख्तियार, और जो डायरेक्टर्स के फैसले हैं वहां इत्तेसलात के पास इख्तियार। बहरहाल वापस इधर आते हैं, क्या होल्डिंग सब्सिडी और ये कॉन्सेप्ट समझ आ रहा है कि क्या है और किस तरह से काम करता है? तो इसमें पेपर में रेडी रहिएगा कि इस तरह की कोई भी टेक्निकल डिटेल जो है वो आपको फेस करनी पड़ सकती है। वक्त कम है, नहीं तो इंग्लिश पे भी जरा लहक लहक के बात करते। एक होली ओन सब्सिडी का कॉन्सेप्ट है, अगर एक कंपनी दूसरी कंपनी के सारे ही शेयर्स खरीद ले तो वो नीचे वाली कंपनी होली ओन सब्सिडी बन जाएगी बड़ी वाली कंपनी के। तो उसमें क्या होगा, फिर वो 100% वही काम करेगी जो ये पहली वाली कंपनी कह रही है। पब्लिक सेक्टर कंपनी, मैंने आपको बताया कि ये चैप्टर जो है ना वो बिला वजह की डेफिनेशन से भरा पड़ा है। पब्लिक सेक्टर कंपनी कहते हैं गवर्नमेंट की कंपनियों को, लेकिन मैं इसको होल्डिंग सब्सिडी के बाद इस डेफिनेशन को इसलिए रखा है कि जब आपको होल्डिंग सब्सिडी समझ आ जाती है ना तो ये समझना आसान होता है। यूं समझें कि गवर्नमेंट की सब्सिडरी कंपनी को पब्लिक सेक्टर कहते हैं। पब्लिक सेक्टर कंपनी का मतलब होता है गवर्नमेंट कंपनी। ये पब्लिक कंपनी और पब्लिक सेक्टर कंपनी में फर्क है। पब्लिक कंपनी का मतलब है कोई भी ऐसी कंपनी जिसमें लोग आ सकते हैं, तो जरूरी नहीं कि वो गवर्नमेंट की हो, वो कोई भी हो सकती है। लेकिन जिसको हम गवर्नमेंट की कंपनी कहते हैं उसका नाम होता है पब्लिक सेक्टर कंपनी। मैंने आपको बताया कि इसकी डेफिनेशन है ट्रिकी, लेकिन अगर आप जहन में रखें कि गवर्नमेंट की सब्सिडी को पब्लिक सेक्टर कंपनी कहते हैं तो जिंदगी आसान हो जाएगी। होल्डिंग सब्सिडी में हमने क्या कहा था, अगर एक कंपनी खुद या अपनी लेयर्स के थ्रू दूसरी कंपनी के आधे से ज्यादा शेयर्स खरीद ले तो वो सब्सिडी बन जाएगी। तो इधर हम कहेंगे गवर्नमेंट खुद या अपने इदारों के थ्रू किसी कंपनी के अगर आधे से ज्यादा शेयर्स खरीद ले तो रूल बड़ा मजे का है। एक कंपनी चाहे पब्लिक हो या प्राइवेट हो, जिसको डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कंट्रोल करे, बेनिफिशियरी ओन करे, कम से कम 51% ऑफ, वो मोर देन 50 कहते थे, इन्होंने एब्सोल्युटली 51% बोल दिया। 51% ऑफ वोटिंग सिक्योरिटी, वोटिंग पावर ऑफ विच आर हेल्ड बाय गवर्नमेंट और एनी एजेंसी ऑफ गवर्नमेंट और स्टैट्यूटरी बॉडी, और या कोई स्टैट्यूटरी बॉडी, गवर्नमेंट या उनकी एजेंसी, वही लेयर्स हो गई गवर्नमेंट की, और in respect of which the government या agency of government या statutory body has otherwise power to elect, nominate or appoint majority of directors and include public sector not for profit association। तो पब्लिक सेक्टर नॉट फॉर प्रॉफिट इदारे भी इसमें शामिल हो जाएंगे। तो कोई भी ऐसा इदारा जिसमें गवर्नमेंट की 51% शेयर होल्डिंग हो,
या उसके अंदर आधे से ज्यादा डायरेक्टर्स गवर्नमेंट की तरफ से आते हो तो वो बन जाएगा पब्लिक सेक्टर कंपनी। बातें कुछ कुछ समझ आएंगी। ये प्रोवाइजो खामखा डाल दिया, आसान हल है, इसे रट्टा लगा लिया जाए। टेक्निकली मैं आपको बता दूं, गवर्नमेंट ने कुछ इदारों के साथ इस तरह का अरेंजमेंट किया होता है कि आप लोग चूंकि पाकिस्तान में एक सेंसिटिव काम कर रहे हैं तो एससीसीपी आपके बोर्ड पे कुछ डायरेक्टर्स बिठाएगा, लेकिन वो इदारे पलट के ये कहते हैं कि देखो डायरेक्टर बिठाने का हरगिज मतलब नहीं कि हमें तुम गवर्नमेंट के अंदर ले आओगे। इंटरेस्टिंगली बेस्ट एग्जांपल है स्टॉक एक्सचेंज। ये जान के आपको हैरत होगी कि स्टॉक एक्सचेंज गवर्नमेंट की कंपनी नहीं है, प्राइवेट कंपनी, प्राइवेट सेटअप है। ये जो ब्रोकर्स हैं इन्होंने मिलकर बनाई हुई है, लेकिन चूंकि वो पाकिस्तान के इतने बड़े निजाम को चला रहे हैं तो कहीं गड़बड़ ना कर दें, तो एससीसीपी वहां पे डायरेक्टर्स नॉमिनेट करता है अपनी तरफ से, ताकि वो देखें कि कुछ गलत तो नहीं हो रहा। लेकिन फिर उन्होंने कहा कि बेशक तुम लोग अपनी सहूलत के लिए डायरेक्टर नॉमिनेट कर रहे हो, लेकिन इस वजह से खबरदार जो हमें कह दिया पब्लिक सेक्टर कंपनी। तो एक छोटी सी एक्सेप्शन दे दी उन्होंने, प्रोवाइडेड दैट नॉमिनेशन ऑफ डायरेक्टर बाय कमीशन यानी कि एससीसीपी ऑन बोर्ड ऑफ सिक्योरिटी एक्सचेंज या कोई भी और ऐसी एंटिटी या ऑपरेशन ऑफ लॉ शैल नॉट मेक इट अ। तो स्टॉक एक्सचेंज या इस तरह की कंपनियों के ऊपर अगर गवर्नमेंट ने बिठा भी दिए बंदे तो ये खुद ब खुद पब्लिक सेक्टर नहीं बनेंगी। इस एक्सेप्शन की हमारे लेवल पे जरूरत ही नहीं थी। एक्सेप्शन दूर की बात है, इस डेफिनेशन के लिए भी जरूरत नहीं थी, क्योंकि हमने कहीं पब्लिक सेक्टर कंपनियों के रूल्स भी नहीं पढ़े फिर आगे। तो चैप्टर 1 जो है ना हमसे बहुत सारे बदले ले रहा है। चैप्टर 1 बस हमें बहुत सारी चीजों के बहुत सारे इंट्रोडक्शन दे रहा है। आगे चलते हैं। मैंने बताया था कि आज का टारगेट सबसे मुश्किल है, क्योंकि चैप्टर 1 में बेस कॉन्सेप्ट भी बहुत ज्यादा है। कल से ऑनवर्ड हमें टाइम का मसला नहीं होगा, बल्कि एक आध दफा तो हम टाइम से पहले ही फ्री हो रहे होंगे, लेकिन मैं फिर कोशिश करूंगा कि पूरे टाइम तक जाके उसको खींच के और बातें भी की जाए। अथॉरिटीज, अब 2 टॉपिक्स का हमने जिक्र करना है कि एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट और अथॉरिटीज। कंपनी लॉ में जो अथॉरिटीज हैं वो कौन सी हैं? अच्छा मैं बता दूं, चैप्टर 1 में ना एंड के करीब कुछ पोर्शन है इनकॉर्पोरेशन से रिलेटेड। मैं इसको चैप्टर 2 के साथ जोड़ के पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि चैप्टर 1 में हम कंपनियों की टाइप समझ लिया और चैप्टर 2 में हमने ऑलरेडी वो बातें करनी है कंपनी की रजिस्ट्रेशन वगैरह की। तो इससे क्या होगा कि चैप्टर 1 का थोड़ा सा लोड शिफ्ट हो जाएगा चैप्टर 2 पे और हमारे लिए ज्यादा इजी हो जाएगा उस आगे वाले पोर्शन को एंड से जोड़ना। एससीसीपी किसे कहते हैं? सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान। और लॉ फिर बता रहा है कि वो जनवरी में पैदा हुआ, उसने कंपनी लॉ अथॉरिटी को वो किया रिप्लेस, उसका एक हेड ऑफिस फलाना जगह है, उसके रीजनल ऑफिस फलाना फलाना जगह पे मौजूद है। अभी 8 जगह पे उसके रीजनल ऑफिस मौजूद है। खुदा ना खासा किसी एमसीक्यू में वो रट्टे के तौर पे पूछ सकते हैं। तो इसमें एक तरीका किताब ने बताया हुआ आईकैप की कि एक वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद, 4 प्रोविंशियल कैपिटल्स और 3 और मेजर शहर मुल्तान, फैसलाबाद और सक्कर। क्लास में हमने इसका एक फार्मूला बनाया हुआ होता है, पीएसएल की टीम्स प्लस फैसलाबाद और सक्कर। तो उससे याद रखना आसान हो जाता है कि अगर 8 के 8 शहर याद रखने किसी एमसीक्यू में पूछें तो हम बता दें। एससीसीपी क्या करता है जी? एससीसीपी रेगुलेट करता है कंपनी का अफेयर्स। इसको लॉ ने बहुत सारी पावर्स दी हैं। एससीसीपी को अपने लॉ में भी बहुत सारी पावर मिली है, लॉ से भी मिली है। यानी कि इधर मुसलसल वो एक ही बात बताना चाह रहे हैं, बहुत सारी पावर्स हैं इसके पास। सिर्फ एक काम की बात है, एससीसीपी 4-5 तरह की कंपनियों को रेगुलेट करती है। कौन कौन सी कंपनी है? कंपनीज, कंपनी का मतलब हो गया कंपनी लॉ वाली कंपनी, इंश्योरेंस कंपनियां, बैंकिंग कंपनियां, मुदारबा और नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनियां। वो कंपनियां जो बैंक नहीं होती लेकिन बैंकों जैसे काम कर रही होती हैं, लीजिंग वगैरह और इस तरह के। तो ये 5 तरह की कंपनियों को एससीसीपी चलाता है, कंपनी और उसके अलावा बाकी सारी वो फाइनेंशियल सेक्टर वाली कंपनी है, बैंक, इंश्योरेंस, मुदारबा, एनबीएफसी, इन सबको चलाता है। कैसे चलाता है, क्या करता है, सिलेबस में नहीं है। सिलेबस में हमारे सिर्फ इंट्रोडक्शन एससीसीपी का और रजिस्ट्रार का है। जब रजिस्ट्रार का इंट्रोडक्शन है तो रजिस्ट्रार की भी एक बड़ी प्यारी सी डेफिनेशन है। कैसे कहते हैं रजिस्ट्रार? एक लंबी चौड़ी सी डेफिनेशन देती है, ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला, या जो भी बंदा ये वाले काम कर रहा हो। तो इसमें डेफिनेशन में उन्होंने 6 बंदे ऐड कर दिए। भाई रजिस्ट्रार में रजिस्ट्रार भी शामिल है, एडिशनल रजिस्ट्रार भी शामिल है, ज्वाइंट रजिस्ट्रार भी शामिल है, एडिशनल ज्वाइंट रजिस्ट्रार भी शामिल है, डिप्टी भी शामिल है, असिस्टेंट भी शामिल है। और थक गए तो फिर कह दिया और कोई भी और बंदा जो हरकतें करता पाया जाए। तो क्लास में हमने इसका टोटका देखा था कि एक रजिस्ट्रार हो गया, फिर उसके बाद इजाफी रजिस्ट्रार बोलना है। तो एडिशनल भी इजाफी होता है और ज्वाइंट भी इजाफी होता है, और फिर दोनों को जोड़ देना है। फिर 2 छोटे रजिस्ट्रार का जिक्र कर देना है, डिप्टी और। क्लास होता तो मैं जरूर, अगर रेगुलर टाइम होता तो जरूर आप लोगों से मैं डेफिनेशन रिपीट कराता, फिलहाल इग्नोर करते हैं। रजिस्ट्रार क्या काम करता है, इग्नोर करना है। पूरे सिलेबस में इतना पढ़ना है कि तंग आ जाना है, और उसके बाद आप यहाँ आके देखेंगे तो आपको हंसी आएगी कि इतनी सी बातें लिखी हुई हैं।
क्योंकि हर दूसरे तीसरे टॉपिक में रजिस्ट्रार का कोई ना कोई काम है। कॉमन काम ये है कि वो कंपनी को रजिस्टर करता है, डॉक्यूमेंट्स रिसीव करता है, रूटीन डॉक्यूमेंट्स को देखता है, मॉर्गेजेस एंड चार्जेस को देखता है, जो हम आगे चैप्टर में पढ़ेंगे। कंपनी के ऑफिसर से इंफॉर्मेशन मांग सकता है, उनकी बुक्स इंस्पेक्ट कर सकता है, उनकी बुक जब्त कर सकता है। तो रजिस्ट्रार की कुछ कॉमन पावर्स यहां देने की कोशिश की है। चलते हैं हम अपने आखिरी टॉपिक की तरफ, एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट। फिलहाल आज का जो आखिरी टॉपिक है, हम इनकॉर्पोरेशन से रिलेटेड डिस्कशंस अगले दिन पे डाल रहे हैं। ये एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट इस चैप्टर का सबसे पसंदीदा टॉपिक। इस चैप्टर में आईकेएप को 3 बातें बहुत पसंद है। प्राइवेट कंपनी की डेफिनेशन, होल्डिंग कंपनी की शराइत और एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट के रूल्स। इन 3 से जब फारिग होता है सोचता है और क्या पूछूं जिससे लोग तकलीफ में आए, तो बॉडी कॉर्पोरेट की डेफिनेशन पूछ लेता है। तो ये चैप्टर तो बड़ा है, लेकिन इसको आपने समझ के यानी कि 1 और 2 को समझना है और सिलेक्टेड एरिया को क्रैम करना है, रादर देन आप इस पे बहुत ज्यादा एनर्जी लगाएं। हाँ, जब आप सारा तैयार करके वापस आए तो फिर जरूर इसको याद कर लें, लेकिन अगर टाइम कम बचे तो 1 और 2 को थोड़ा सा स्किम करना है, समझना है। लेकिन ऐसा नहीं है कि इसको बिल्कुल घोल के पीना शुरू कर दें और आप इसको इतनी एनर्जी लगाना शुरू कर दें कि इस पे टाइम लग जाए और बाद में आपके पास टाइम ही ना बचे। तो ये चैप्टर वेटेज वाइज थोड़े से बेचारे हल्के हैं, लेकिन लेंथ वाइज काफी ज्यादा है। एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट वो इदारे जो प्रॉफिट के लिए नहीं बने। कंपनी लॉ डील करता है कमर्शियल कंपनियों को, नॉट फॉर प्रॉफिट इदारों को डील नहीं करता। तो अगर कोई कंपनी नॉट फॉर प्रॉफिट है तो वो बनाती है कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट के अंदर अपनी रजिस्ट्रेशन, वो किसी और लॉ में जाती है। कई तरह के लॉज हैं जो नॉट फॉर प्रॉफिट इदारों को डील करते हैं। एक नॉट फॉर प्रॉफिट इदारा चाहता है कि उसको कंपनी वाले बेनिफिट मिले, लिमिटेड लायबिलिटी मिले, और कंपनियों पे लोग भरोसा करते हैं। तो अगर एक नॉट फॉर प्रॉफिट इदारा कहता है कि मैंने बनाना कंपनी है, और नॉट फॉर प्रॉफिट इदारों के तो अलग अलग कानून है, तो कंपनी लॉ ने उनके लिए एक सिलेक्टेड ऑप्शन रखी है। वो कहते हैं ठीक है, फिर आप डायरेक्ट एससीसीपी के अंडर आएंगे और एससीसीपी आपके लिए बड़े लंबे चौड़े रूल्स एंड रेगुलेशन रखेगा। आप पहले कंपनी रजिस्टर कराएं, लेकिन आपको एक टैग, एक लाइसेंस चाहिए होगा नॉट फॉर प्रॉफिट एसोसिएशन का। वो किससे मिलेगा? वो आपको एससीसीपी से मिलेगा। एससीसीपी को आप अप्लाई करेंगे, एससीसीपी लाइसेंस आपको दे देगा अगर ये 4 शराइत पूरी हो। शर्त नंबर 1, उन्होंने कहा आप अपनी पसंद से कुछ नहीं, हमारे डिफाइंड कोई 12 ऑब्जेक्ट्स हैं, आप उनमें से कोई एक काम करेंगे। आप आर्ट्स की प्रमोशन कर सकते हैं, कॉमर्स की कर सकते हैं, साइंस की कर सकते हैं, रिलीजन की कर सकते हैं, सोशल सर्विसेज की कर सकते हैं। तो वो तकरीबन 12 के करीब चीजें हैं जिसको याद करना पड़ता है। उसका भी हमने एक टोटका बनाया हुआ था, और किताब में जब आपके पास है वहां पे वो बना हुआ है CSS रिसर्च। उसमें क्या होता है कि वो सारे कैरेक्टर्स पूरे हो जाते हैं और आपके लिए याद रखना आसान होता है। तो आप इन ऑब्जेक्ट्स में से कोई ऑब्जेक्ट चूज करेंगे, पहली शर्त। दूसरी शर्त, आप अपने प्रॉफिट सिर्फ अपने ऑब्जेक्ट्स की प्रमोशन में लगाएंगे, मेंबर्स में नहीं बांटेंगे। यानी कि आप, ये कंपनी प्रोहिबिट करेगी पेमेंट ऑफ एनी डिविडेंड टू इट्स मेंबर्स, और ये इदारे पाकिस्तान की बका सलामती के लिए काम करेंगे, पाकिस्तान के अगेंस्ट नहीं आएंगे। 4 शर्तें, डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स में से एक ऑब्जेक्ट, प्रॉफिट मेंबर्स को नहीं बांटना, प्रॉफिट अपने ऑब्जेक्ट्स की प्रमोशन में लगाना है, और पाकिस्तान के अगेंस्ट नहीं आना। अगर ये चारों की चारों शर्तें आप मानेंगे तो एससीसीपी आपको लाइसेंस देगा, और इनमें से कोई भी शर्त आपने खराब कर दी बाद में तो वो लाइसेंस आपका खत्म भी हो सकता है। जब ये शर्तें मान के आप अप्लाई करेंगे तो एससीसीपी आपको एक लाइसेंस देगा, और उस लाइसेंस देते वक्त जो मर्जी शर्तें लगाना चाहे वो कर सकता है। आप सब कुछ एक लिमिटेड कंपनी के तौर पे एंजॉय करेंगे, लेकिन वो जो नाम की एंड पे वर्ड लिमिटेड, गारंटी लिमिटेड लगाना होता है वो आपने नहीं लगाना, ताकि आपको देख के कमर्शियल इदारे वाली फीलिंग ना आए। एससीसीपी कभी भी लाइसेंस रिवोक कर सकता है। लाइसेंस रिवोक करने से पहले वो आपको मौका देगा समाअत का, आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू पेश करेंगे, और फिर वो उसकी आपकी बात सुनने के बाद देखेगा कि आपका लाइसेंस कैंसिल होना है या नहीं होना। अब सवाल ये है कि लाइसेंस किस किस बात पे कैंसिल हो सकता है। रट्टा मारने वाली एक लंबी सी लिस्ट है, कुछ चीजें दी हुई हैं, उन्होंने कहा इनमें से अगर कोई मसला होगा तो आपका लाइसेंस कैंसिल हो जाएगा। कंपनी अगर टर्म्स एंड कंडीशन लाइसेंस की फुलफिल नहीं कर रही, इस सेक्शन या इसकी रेगुलेशंस को फॉलो नहीं किया, पब्लिक इंटरेस्ट के अगेंस्ट चले गए, उनको नुकसानदेह मैनर में चले गए, अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स या एनुअल रिटर्न आपने 2 सालों से नहीं जमा कराई हुई, पाकिस्तान के मफाद के अगेंस्ट आ गए, नंबर ऑफ मेंबर्स 3 से कम हो गए, या कंपनी अनलॉफुल फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है, वो लोग चला रहे हैं जो प्रॉपर ट्रू अकाउंट्स नहीं बना रहे, वो लोग जो टेररिस्ट फाइनेंसिंग और मनी लॉन्ड्रिंग कर रहे हैं, वो लोग जो मेमोरेंडम आर्टिकल कंपनी लॉ का एससीसीपी इन सारी चीजों को फॉलो नहीं कर रहे, वो जो साल से काम नहीं कर रहे, जब थक गए तो एक आखिरी रीजन भी देती, इट इज जस्ट एन इक्विटेबल दैट लाइसेंस शुड बी रिवोक्ड। हमें मुनासिब लागे है
कि लाइसेंस खत्म हो जाना चाहिए। तो इन शर्तों में से कोई भी शर्त नहीं, तो जहां उनका मूड बन गया, जहां उन्हें जस्ट एंड इक्विटेबल लगा, जहां उन्हें लगा कि हाँ हमारे ख्याल में ये इदारा सही नहीं है, तो हम इसका लाइसेंस कैंसिल कर दें। तो इस टॉपिक में 3 बातें याद रखनी है। सबसे पहले तो ये कौन कौन सी कंडीशंस हैं जिसके तहत आपको लाइसेंस मिलेगा। नंबर 2, वो क्या करेंगे जिससे आपका लाइसेंस रिवोक हो जाएगा। फिर आखिरी चीज है, लाइसेंस रिवोक होगा तो उसके बाद क्या होगा। अगर लाइसेंस रिवोक हो गया, पहली बात है कि लाइसेंस रिवोक होने से पहले आपको एक अपॉर्चुनिटी बीइंग हर्ड मिलेगी। आप जाएंगे, आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू पेश करेंगे। अगर आपकी बात सही है तो बचत हो जाएगी, अगर सही नहीं है तो वो आपका लाइसेंस रिवोक कर देंगे। जैसे लाइसेंस रिवोक करेंगे, सबसे पहले तो नाम के एंड पे वो जो वर्ड लिमिटेड हटाया हुआ था वो वापस लगा लेंगे। नंबर 2, डोनेशंस लेनी बंद कर देंगे। लेकिन जो आपके रिसीवेबल हैं किसी की तरफ, वो उससे जरूर लेंगे, लेकिन डोनेशंस लेना आप बंद कर देंगे। फिर क्या करेंगे, अपने सारे नेट एसेट्स उठाएंगे, समेटेंगे और उसको अपने ही जैसे किसी इदारे को ट्रांसफर कर देंगे। यानी ऐसा नहीं कि लाइसेंस खत्म तो अब मेंबर्स वो पैसा आपस में बांट लें, अपने ही जैसे ऑब्जेक्ट रखने वाले किसी और इदारे को वो वापस कर देंगे। जब उसे दे देंगे तो फिर रजिस्ट्रार को बताएंगे कि भाईजान हमने अपने सारे एसेट्स उठा के एक और अपने जैसे इदारे को, अब वो उन एसेट्स के साथ इस्लाह का काम करता रहेगा, अच्छा काम करता रहेगा। अब आप बताएं, रजिस्ट्रार देखेगा, रजिस्ट्रार अपने पास देख के एक्नॉलेज कर देगा और इनको नोटिफिकेशन जारी कर देगा कि हाँ मेरी तरफ से ओके है, अब तुम अपने आप को बंद कर लो। तो फिर कंपनी के अगर सारे एसेट्स लायबिलिटीज 100% सेटल हो गए हैं, फिर तो सिंपल है, जाएंगे रजिस्ट्रार के पास, स्ट्राइकिंग ऑफ नेम की एप्लीकेशन दे देंगे कि हमारा नाम रजिस्टर में से निकाल दो। ये छोटा तरीका होता है। लेकिन अगर आपके भी कुछ एसेट्स ऐसे हैं जो बिक नहीं पाए, एक जमीन थी जो सेल पे लगाई हुई है, बिक ही नहीं रही, कोई लीगल केस था जो अभी फंसा हुआ है, सेटल नहीं हुआ, तो अगर आपके कुछ एसेट्स लायबिलिटीज लेफ्ट ओवर हैं, तो अब आप स्ट्राइक ऑफ की दरखास्त नहीं दे सकते। अब आप जाएंगे वाइंडिंग अप के प्रोसेस की तरफ, आप कहेंगे हम वॉलंटरी वाइंडिंग अप की तरफ जा रहे हैं, फिर वाइंडिंग अप में एक लिक्विडेटर के थ्रू वो सारे काम करेंगे। तो अगर कंपनी बंद हो सकती है फौरी, तो नेम स्ट्राइक ऑफ करने की एप्लीकेशन देते हैं, और फौरी बंद नहीं हो सकती तो वाइंडिंग अप की तरफ चले जाएं। जिस दिन स्ट्राइक ऑफ हो जाएगा नेम, उसके बाद से आप खत्म, दूसरी कंपनी को आपने अपने एसेट शिफ्ट कर दिए हैं। एसेट शिफ्ट करने हैं, लोग शिफ्ट नहीं कर सकते। जो लोग पहले इदारे को चला रहे थे 5 साल तक, वो या उनके फैमिली मेंबर्स दूसरे इदारे में नहीं जा सकेंगे। अगर आप देखें तो कंपनी लॉ में 2 सफ़े का प्रोसेस जो है ना 5-7 मिनट में समझ आ जाता है। अल्टीमेटली इसमें याद करना होता है। अभी कहानी तो बड़ी मजे की है, लेकिन जहन में रखना होगा कि किसी जगह 15 दिन में काम करना होगा, कहीं 90 डेज में काम करना होगा, कहीं 30 दिन में काम करना होगा। तो याद रखना होगा कि 90 दिन में क्या करना है, 15 दिन में क्या करना है, 30 दिन में क्या करना है। तो कंपनी लॉ में ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है कि कितने दिनों में कौन सी चीज किसको जमा करानी है, या कितने दिनों में कौन से बंदे ने क्या काम करना है। बी लॉ के अंदर 2 सफ़े के ऊपर बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है, क्योंकि हर लाइन में एक नया कानून होता है। तो सी लॉ इज मोर ऑफ आ डिस्क्रिप्टिव इन नेचर। तो ये नॉट फॉर प्रॉफिट इदारे के बारे में हमने बात की है। यहां अगर कोई कंफ्यूजन है तो मुझे बताइए जी। अब ये डिपेंड करता है, स्टूडेंट होते हैं 2 तरह के। एक वो स्टूडेंट होता है जो कहता है कि सर मैं रट्टा लगा लेता हूँ और पानी की तरह बहता चला जाता हूँ फिर पेपर में। मैं समझ तो लेता हूँ चीजों को, लेकिन अगर मैं अपने अल्फाज में लिखूं ना तो एग्जामिनर को नहीं समझ आता। तो ऐसे लोग जिनको ये डर है कि वो खुद से नहीं लिख सकते, लेकिन उनकी रट्टे वाली स्किल बहुत स्ट्रांग है, तो ये वो पेपर है जिसमें मुझे कहते हुए तकलीफ होती है, अच्छा नहीं लगता लोगों से कहा जाए कि रट्टा मारे, तो मैं कह देता हूँ। लेकिन फिर भी अगर आपका रट्टा बहुत अच्छा है और रट्टा मार के आपको कॉन्फिडेंस मिलता है तो आप याद कर लें। दूसरा वो स्टूडेंट है जो कहता है कि सर मुझे समझ आ जाए तो मैं अपने अल्फाज में लिख सकता हूँ। तो कोशिश ये करें कि पहले समझ लें और अपने अल्फाज में लिखें, लेकिन जहां जहां प्रोसेस आ जाए, फाइन आए, पेनल्टी आए, डेट्स आए, चीजें, एटलीस्ट उसका मैप बना के अपने हाथ से लिख लें। तो कम से कम वो टॉपिक जो कि मैं हर चैप्टर के इंपॉर्टेंट बता रहा हूं, कम से कम उतनों को लिख के कर लें। लिख के करने से आपकी याददाश्त थोड़ी बेहतर होती है। और अगेन ये सब पढ़ी लिखी बातें हैं, अगर आपको फिर भी नहीं समझ आए तो रट्टा मार लें, क्योंकि वही वाली बात है कि एक टूल आपके पास मौजूद है तो मैं क्यों आपको उससे गुमराह करूं। जी बॉडी कॉर्पोरेट में कंपनी इनकॉर्पोरेट आउटसाइड द कंट्री क्यों ऐड किया है? जी बॉडी कॉर्पोरेट में कंपनी इनकॉर्पोरेट आउटसाइड पाकिस्तान क्यों ऐड किया है? इसलिए कि अगर कभी भी पाकिस्तान के अंदर हमने कोई रूल बताना हो कि ये चीज तमाम ऑर्गेनाइजेशंस पे एप्लीकेबल है, तो हम बॉडी कॉर्पोरेट बोल देते हैं। बाहर की कंपनी पाकिस्तान में ऑपरेट करे या ना करे, कल को फॉर एग्जाम्पल वो कहें कि पाकिस्तानी कंपनी जब भी किसी बॉडी कॉर्पोरेट से राब्ता करे, अब वो अगर विद इन पाकिस्तान राब्ता करे तो फॉरेन कंपनी होगी, और ये बाहर जाके राब्ता करे
तो इसलिए इनको एक वर्ड डिफाइन करना बड़ा जरूरी था जिसमें दुनिया भर की सारी कंपनियां भी आ जाए। अगेन वही वाली बात है कि मेरे हाथ बंधे हुए हैं, मैं भी वो वाले सेक्शन नहीं ओपन कर सकता जो बने ही बॉडी कॉर्पोरेट के लिए या कंपनीज एक्ट के अंदर एक पूरा पोर्शन है जिसका नाम है कंपनी स्टैब्लिश आउटसाइड पाकिस्तान। फिर उन कंपनियों के साथ कंपनी लॉ का क्या ताल्लुक है, उसके पूरे के पूरे सेक्शंस हैं जो हमारे सिलेबस में ही नहीं है। तो असूलन ये डेफिनेशन हमारे सिलेबस का हिस्सा नहीं होनी चाहिए थी। बात समझ आई है? चैप्टर 1 में जो हमने नहीं पढ़ा वो आखिरी 1-2 सफों में इनकॉर्पोरेशन का प्रोसेस है जिसको हम चैप्टर 2 के साथ जोड़ के पढ़ेंगे। तो याद रहे जब हमने एक चैप्टर पढ़ लिया तो अगले दिन उसका टेस्ट भी है और हम क्लास भी करेंगे। एक रूम नंबर 5 है जो आप मैनेजमेंट से पूछेंगे जी रूम 5 कहाँ होता है। वैसे अगर मैं ज़बानी बताना चाहूँ तो जो दूसरी तरफ वाली गली है, गली ये एक दूसरी तरफ की गली है, वो गली जिधर खत्म होती है वहाँ एक दरवाजा है, वहाँ एक कमरा है, वहाँ पे पूरा दिन सुबह 9 से लेके शाम 5 बजे तक एक इंसान भी मौजूद होगा इन्विजिलेटर के तौर पे और उसके पास रखे हुए कुछ टेस्ट होंगे। बस आपने जाके बताना होगा कि आपका सब्जेक्ट कौन सा है। ऐसा ना हो कि आप ऑडिट का टेस्ट कर रहे हो और आधे घंटे बाद आपको पता लगे कि ये आपको नहीं समझ आ रहा। तो इसलिए आपने वहां जाके बताना है कि मेरा ये सब्जेक्ट है। उस दिन का टेस्ट, रेलिवेंट दिन का टेस्ट वहां पे मौजूद होगा, वो आपको दे देंगे। अगर आप 4-5 दिन बाद पहुंचे और आपने कहा जी वो टेस्ट जो 3 दिन पहले हुआ था, तो शायद उस टाइम पे वो कहेंगे जी वो पता नहीं कहाँ होगा, उसके कागज किस तरह से। तो अगर आप थोड़ा स्लो चलें तो फिर आप सॉफ्ट में अपलोड हो रहा होगा, वहां से देख के अपने तौर पे करके उसको चेक कर लीजिएगा। नहीं तो अपने तौर पे करके हमारा क्वेश्चन पेपर, हमारा सॉल्यूशन और अपना सॉल्यूशन, तीनों की पीडीएफ फाइलें चैट जीपीटी को फेंक के कहना है कि जरा इस क्वेश्चन को इस सॉल्यूशन के मुताबिक मेरे सॉल्यूशन को असेस कर दो। सॉफ्ट में सब कुछ आपके पास मौजूद है और एक पर्सनल ट्यूटर भी आपके पास मौजूद है चैट जीपीटी का। तो अगर देरी हो जाए तो आप एआई से चेक करवा लें। अगर आप हमारे टाइम को फॉलो कर लेंगे तो हम जरा ज्यादा तुरंत चेक कर देंगे। फिर भी अगर भूले भटके आपने 7-8 दिन बाद डे 1-2 का टेस्ट दे दिया तो हम उसे रख लेंगे, लेकिन पहले हम अपने रेगुलर टेस्टों से जब फ्री होंगे तो फिर उसकी बारी आएगी। तो फिर उसमें गमो गुस्से का इजहार नहीं करना कि जी मैं तो 7 दिन से टेस्ट दिया हुआ है। अब वो टेस्ट डे 1 का अगर आपने डे 7 पे दिया होगा तो डे शायद 119 पे आपको वापस मिल रहा हो। तो अगर आप फॉलो करेंगे, मकसद टेस्टों का ये है कि आप एक सिस्टमैटिक निजाम में चलते रहें। तो ऑनलाइन वाले जाहिर है तारीख के हिसाब से नहीं चल रहे होंगे, हो सकता है वो थोड़ा बाद में आए। तो अगर अपने आप को खुद असेस कर लें तो बहुत अच्छी बात है, टेस्ट भी मौजूद होंगे, सॉल्यूशन। अगर हमसे असेस करवाना है तो बस इस इरादे के साथ कि हम थोड़ा सा देर लगा देंगे, क्योंकि हम पहले जो मौजूदा करंट बैलेंस होगा उसको क्लियर करेंगे, फिर बाद में हम बैकलॉग वालों की तरफ आएंगे। डन? तो टेस्ट का समझ आ गया। आज शाम तक इसकी स्लाइड्स आपके पास आ चुकी हुई होंगी और पास पेपर्स की 2 वीडियोस आ चुकी होंगी इंशाल्लाह, चैप्टर 1 की अकेले की और फिर जो एक सवाल था होल्डिंग सब्सिडी वाला उसकी अलग से। तो और YouTube पे भी अवेलेबल है और हमारे डिस्क्रिप्शन में गूगल ड्राइव और बाकी सारी चीजें मौजूद है। मिलते हैं।